अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 107 प्री 74 पोस्ट डी पार्ट लास्ट पार्ट करते हैं। प्लान सुन लें। एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ एनपीओ वाला रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के साथ, रिस्ट्रिक्टेड मेथड के साथ। ठीक है जी। आधे घंटे में हो जाएगा सवाल, चूँकि हमने किया हुआ है। उसके बाद आपको कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट दूंगा फ्रेमवर्क के चैप्टर में। और नहीं, टेस्ट वाला सवाल डिस्कस नहीं कर रहा आज। हाँ जी, वो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ज़ाहिर बात है, वो कुछ एक दो चार चीज़ें मैंने शॉर्ट की हैं। अभी इसको ख़त्म करते हैं क्लास को। वो ज़ाहिर है डिस्कस तो करना है, अब इधर नहीं करना है, बल्कि वो मैं आपके साथ फिर वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा, या इधर चक्कर लग गया तो यहाँ पे कर दूँगा, वरना फिर लैपटॉप पे तो है ही। तो जो टेस्ट का क्वेश्चन है इनकम एक्सपेंडिचर वाला, माफ़ कर दो उसको आज के लिए, वो मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। मेरे टीएस को कहो कि यहीं पे बैठें, मेरे टीएस को कहो कि यहीं पे बैठें। ये वो फाइनल चीज़ें हैं जो लिखनी होती हैं। एक ये मैं इंशाल्लाह डिस्कस कर दूंगा, और दूसरा वीडियो की, यार यहाँ बैठो, कागज़ पेंसिल लेके या मोबाइल ओपन करके बैठ जाओ यहाँ पे। यहाँ से हिलना नहीं है अब तुमने, एंड तक हिले तो फिर देखना। लिख लो यहाँ पे, ये टेस्ट नंबर जोन सा भी था, वो एनपीओ वाला क्वेश्चन जो नहीं दिया था, जो हमारे बुक का पास पेपर आखिरी भी है, रिसेंट ये है, आखिरी पास पेपर जो है वो डिस्कस करना है। वो इनके साथ जो है वो मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ बेटा, वो उसकी एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है, वो करा के ही भेजूंगा। ठीक है। वो एक कैपिटल की, आपने वो सवाल किया है अटेम्प्ट, मुझे वो चेक करा दो, मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है। ये जो ट्रायल से जो बार बार कह रहे हैं ना, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कहा कि चलो सवाल होगा। मैंने पहले ही कहा था कि कैपिटल की एडजस्टमेंट है एक छोटी सी 5 मिनट की, वो मैंने डिस्कस करनी है, वो मैं डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। बाकी पूरा सवाल जब मैंने करवाने का बोला था ना, बोलूँगा जी बेटा। ठीक है, वो इंडिविजुअली कर लेंगे, मैं रुक जाऊंगा। अच्छा जी, सुने, पास पास पेपर का जो लास्ट क्वेश्चन है एनपीओ के चैप्टर का, वो, और इस एनपीओ के चैप्टर की जो रिमेनिंग थ्योरी होगी, मैंने प्रैक्टिकली तो सारा करवा देना है आपको आज। दूसरा मेथड भी जो अभी टेस्ट नहीं हुआ ना ही स्टेटमेंट चेंज नेट एसिड्स अभी टेस्ट हुई है, लेकिन वो भी हमने बनाना सीख ली थी। ठीक है ना, एहतियातन। जो छोटी मोटी थ्योरी है, अव्वल तो जितनी काम की थ्योरी थी मैंने थोड़ी बहुत आपको पढ़ा दी थी। इन्वेंट्री का बताया था, फिर फंड्स और कंट्रीब्यूशन की टाइप्स बताई थी। फिर भी एक बार मैं गो थ्रू करूंगा उस चैप्टर को। उसके लिए मुझे यहाँ पे आके ये कैमरे की रिकॉर्डिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपके साथ चैप्टर डिस्कस कर लूँगा, अगर कोई चीज़ ज़रूरत महसूस करूँगा उसके अंदर। ठीक है। उसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ रह गई है। स्टिल अगर मुझे कुछ लगेगा कि ये भी बता देना चाहिए, बच्चों को बाद में जहन में आ जाता है, तो वो मैं फिर लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करके, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं होऊंगा मैं, लैपटॉप पे रिकॉर्डिंग करके वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है ना, इसलिए रिलैक्स रहिएगा, कुछ रहेगा तो इंशाल्लाह कर लेंगे। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हमने किया था, इस क्वेश्चन को अब नए सिरे से करते हैं, नए जज्बे से करते हैं। और एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे आपके साथ मैं डिस्कस भी करूँगा, वो भी सुन लीजिए। मैं यहीं पर माजरत के साथ सॉल्व करूँगा इसको। जी जी बच्चों, एक छोटी सी बात आज डिसाइड कर लें। पहली चीज़ है, हमने देखा था 3 तरह के फंड्स होते हैं। एक एंडोमेंट फंड, ठीक है जी। और एंडोमेंट फंड ज़रा अलग थलग इसलिए रख दिया जाता था क्योंकि इसकी ज़रा नेचर ये डिफरेंट थी कि इसके असल प्रिंसिपल को कभी नहीं छेड़ा जाता। ठीक है। और इसके अंदर इसके जो पैसे होते हैं उसकी इन्वेस्टमेंट करके उस इन्वेस्टमेंट इनकम से जो मकसद होता है वो पूरा किया जाता है, तो इसलिए इसको ज़रा अलग थलग रख दिया जाता है। ये एंडोमेंट फंड नज़र आया करता है
हमेशा सेपरेटली इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट। ओके, बल्कि मैं यूं कह देता हूं, आसान कर देता हूं ज़रा, इन फंड्स, फिर उसके बाद देख लेंगे, ठीक है, कि कैसे प्रेजेंट करना है। दूसरा फंड हमने पढ़ा था जनरल फंड, और जनरल फंड में आपके सारे अनरिस्ट्रिक्टेड, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहते हैं ना, ठीक है, सारे अनरिस्ट्रिक्टेड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह होते हैं और सारे दूसरे खर्चे जो हैं वो इसी को ही चार्ज हो रहे होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर से रूट होकर सरप्लस यहाँ पे आता है, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक फंड क्रिएट करें आउट ऑफ जनरल फंड तो वो भी यहाँ से निकल कर स्पेसिफिक फंड बन जाता है, ठीक है जी। ये भी कहाँ नज़र आता है, इन फंड्स, ठीक है जी। तीसरा था जी रेस्ट्रिक्टेड फंड्स, थोड़ा सा गंदा गंदा लिखा गया, ज़रा दोबारा लिख लेता हूँ। रेस्ट्रिक्टेड फंड्स, जो क्वेश्चन पिछले में ट्रीटमेंट किया था ना, मतलब जो पहले किया था उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी बात भी बढ़ा रहा हूँ। फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए कोई फंड मिल गया, क्या मतलब, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई काम आपने कर लिया हो या इसी साल कर लेना है तो उसके लिए आपको कोई फंड मिला है, तो वो तो सिंपली आप इनकम एक्सपेंडिचर में फेंकोगे ना, ठीक है। लेकिन कोई कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आई पेशेंट फंड था, ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेंस के लिए आपको आज पैसे मिल गए, या आपको रिस्ट्रिक्टेड फंड मिला है फॉर एक्विजिशन या कंस्ट्रक्शन ऑफ, आसान कर लेते हैं, फॉर डेप्रीशिएबल एसेट, ठीक है। और रिस्ट्रिक्टेड फंड मिल जाए फॉर आ नॉन डेप्रीशिएबल एसेट, ये भी तो हो सकता है, फॉर आ नॉन डेप्रीशिएबल एसेट। और तीसरा वो जो मैं भी बोल रहा था कि आपने अपने जनरल फंड से, अपने ही जनरल फंड से कुछ पैसे निकाल के स्पेसिफिक फंड में रख लिए, ठीक है, तो ये हमने, चल पड़ा यार, साइलेंट कर लो भाई, भाई कह रहे हैं, ये क्या कह रहे थे यार, ये पता नहीं लिखना छोड़ गया जी। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड हमने बनाया फ्रॉम अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, या फ्रॉम, मैं आसान लिख लेता हूँ, फ्रॉम जनरल फंड, ठीक है जी। तो ये कुछ डिस्कशन है हमारी, यही फंड्स ही होते हैं कुछ, तो होता एक तो होता है एंडोमेंट फंड, साइड पे कर दो सुकून से, कहाँ नज़र आएगा, जनरल फंड के नीचे, ठीक है। दूसरा होता है जनरल फंड, वो तो जाता ही फंड्स के अंदर है, ठीक है। तीसरे होते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड्स। अब रिस्ट्रिक्टेड फंड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, मैंने वैसे यहाँ पे 4 लिख दिए, जो एनपीओ के स्टैंडर्ड्स के अंदर बातें लिखी हुई हैं, ये थोड़ा सा ना पढ़ के आपके लिए चीज़ें आसान कर देंगी, इसलिए कहा कि ज़रूरत तो नहीं है आपको थ्योरी की, फिर भी मैं एक नज़र देख लूँगा, अगर महसूस करूँगा कि वो थ्योरी आपको ढेर सारी गो थ्रू करवानी है कहीं से, तो वो मैं खुद करवा दूंगा, वरना एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी बात ज़रूरी थी शायद वो हमने कर लिया, या अगर ज़रूरी समझूंगा तो मैं खुद ही मैसेज करके आपको वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपने खुद से उसको दोबारा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड फंड्स में मैंने कहा जी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए है, देखो जो एक्सपेंस इनकर हो गया उसकी तो जान छूट गई ना, वो तो इनकम में चला गया। जो फ्यूचर एक्सपेंस के लिए है लाइक गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमने फंड बनाया था, क्या किया था, फंड बना लिया था। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो इनको थोड़ा सा ना बाइफरकेट कर देते हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने फॉर अ डेप्रीशिएबल एसेट कोई फंड रिस्ट्रिक्टेड दिया है एनपीओ को, तो फिर एनपीओ को चूंकि उसे ख़त्म करना होता है लाइक एसेट, तो उसको कहाँ पे प्रेजेंट कर दे, लायबिलिटीज़ में। ये वो बात जो उस दिन बच्चे कर रहे थे कि सर हम इसको लायबिलिटी में शो करना चाह रहे हैं, मैंने कहा था यार एक बार ज़रा पढ़ लो, एक बार थोड़ा सा ट्रीटमेंट सीख लो, क्योंकि अगर इस लड़ाई में आज डाल दूँ
कि फ़ंड या लाइबिलिटी, तो फिर वो एंट्री समझ में नहीं आएगी जो एंट्री हम कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे ना हम ये फ़ंड बना रहे थे, फ़ंड को पैसे एलोकेट कर रहे थे, फ़ंड में पैसे निकाल रहे थे, क्लोजिंग निकाल रहे थे, तो वो डबल एंट्री थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने कहा था एंट्री सीख लो। देखो एंट्रीज वही हैं, सिर्फ प्लेसमेंट बैलेंस शीट के अंदर है, या फेस पे करनी है टॉप पे फंड्स में, या फंड से थोड़ा सा नीचे लाइबिलिटी में है, तो उसी साइड पे, ठीक है ना। तो इसलिए इस डिस्कशन को मैंने आज के लिए अलग रख लिया था, ठीक है। तो अगर कोई फ्यूचर एक्सपेंस के लिए या कोई डेप्रीशिएबल एसेट के लिए आपको किसी ने फंड दिया, आई पेशेंट फंड या बिल्डिंग फंड, तो उसको आपने क्या करना है, उसको आपने प्रेजेंट करना है, प्रेजेंट इन लायाबिलिटीज एज डेफर्ड इनकम, एज एडवांस इनकम। और अगली बात आपको पता है, एंड ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन द सेम बेसिस एज, डेप्रिसिएशन ही मैं यूँ कह रहा हूँ, एज रिलेटेड एक्सपेंस, बस ठीक है ना, क्योंकि ऊपर दूसरा भी तो पड़ा है ना यार, फिर वैसी बात तो समझ है आपको। रिलेटेड एक्सपेंस, ये जैसे जैसे वो एक्सपेंस होता जाए हम वहाँ वैसे वैसे उसको, लेकिन रखेंगे कहाँ पे, लाइबिलिटीज़ में। वहीं से चार्ज करके ख़त्म करना है तब भी लाइबिलिटीज़ में रखेंगे, फंड्स के अंदर लेकर नहीं जाएंगे। इनकम में भी लेके जाना है तो लाइबिलिटीज़ में रखेंगे। फिर फंड में किसको रखेंगे, फंड में हम इन दो को रखेंगे। अगर किसी ने आपको डेप्रीशिएबल नहीं बल्कि किसी नॉन डेप्शल एसेट के लिए कोई फंड दे दिया, तो ये तो पैसे पक्के पक्के मिल गए समझो, ठीक है। अब ये तो लॉन्ग टर्म एक चीज़ पड़ी है हमारे पास, तो पड़ी है, अब इसका क्या करें। तो ये तो डेप्रीशिएट होना नहीं है, एसेट के साथ साथ उस लाइबिलिटी को इनकम बनाए, तो फिर इसको आप कहाँ पे प्रेजेंट कर दिया करेंगे, फंड्स में, ठीक है जी। लैंड ले दिया किसी ने आपको, पैसे दे दिए कि ये लैंड आप ले लें, यानी क्या लिखा होता है यहाँ पे, फ्रॉम जनरल फंड, तो वो हमेशा आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ला के आपको दे दी, किसी ने फेयर वैल्यू मॉडल पे रखी, सोच सकते हो फंड उस तरफ पड़ा रहे क्योंकि वो डेप्रीशिएट नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो नॉन डेप्रीशिएबल एसेट अगर हो तो आपने उसको फंड में रखना है, फ़र्क नहीं पड़ता भाई, फंड्स एंड लाइबिलिटीज़ है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने जो सवाल किया था उसके अंदर 3 फंड्स थे, एक था एंडोमेंट फंड, फंड्स में नज़र आएगा, दूसरा था रिसर्च फंड, ये कहाँ से नज़र आए, कहाँ पे नज़र आएगा, ये कहाँ नज़र आएगा, ये ऐसा फंड था जो हम अपने जनरल फंड से क्रिएट कर रहे थे बच्चों, 20% हर साल सरप्लस का वहाँ फेंक देते थे, ठीक है। तो ये भी फंड्स में नज़र आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर आपने अपने जनरल फंड्स में से कोई रिस्ट्रिक्टेड फंड क्रिएट किया, यानी आपने अपने जनरल फंड में से कुछ पैसे निकाल के अलग रख दिए कि इस काम के लिए सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कहा कि जी बच्चों की स्कूल फ़ीस जो है ना वो हमने देनी करनी है, इतने बच्चों की आपने डिसाइड कर लिया। अब वो बच्चों को फ़ीस देने का वक्त आया और आपके फ़ंड के पैसे ही ख़त्म हुए पड़े हो, कहीं और लग जाएं, तो उससे आपने बेहतर समझा कि क्या करें, अपने जनरल फंड से पैसे निकाल के अलग करके रख लें इनके लिए। तो एक रिस्ट्रिक्टेड फंड आपने बनाया है आउट ऑफ जनरल फंड्स, तो उसको कहाँ पे रखोगे, फंड्स के अंदर ही। तो यहाँ पर मामला ये था, रिसर्च फंड में क्या हो रहा है, वो कह रहा है जी 20% ऑफ द सरप्लस ऑफ ईच ईयर इज ट्रांसफर टू एलोकेटेड टू, तो ये सरप्लस ने कहाँ जाना होता है, जनरल फंड में जाना होता है, तो आप उसी में से समझो रिस्ट्रिक्टेड फंड ही क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड के कंट्रीब्यूशन जो रिसीव हो रहे थे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए थे, चाहे को बच्चा पहले फंड में रख भी ले, लेकिन जिस दिन इसको बिल्डिंग को डेप्सिट करना शुरू करना है फिर तो लाइबिलिटीज में डालना ही पड़ेगा, तो फिर ये जो है वो रखना ही वहीं पर ही शुरू कर दिया करें शुरू से ही, ठीक है। तो हमारा एंडोमेंट फंड और रिसर्च फंड फंड्स में नज़र आएगा, जबकि हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड जो है ये लाइबिलिटीज़ में नज़र आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स बनाएंगे उसमें फिर हम हॉस्पिटल फंड को नहीं डाला करेंगे।
मेरे ख्याल में पहले दिन से ही बाहर रखना बेहतर है। क्या पहले आप फंड में रखें, फिर जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो वहाँ से रिक्लासीफाई करके फिर आप इधर लेकर आएँ। उससे ज़्यादा मुनासिब बात यही है कि अगर वो डेप्रीशिएबल एसेट की मद में है तो पता ही है कल कल को जाना है, तो लाइबिलिटीज़ में रख लो, जान छुड़ा लो। इसमें आसानी है, आपको स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स के अंदर उसको शो ही नहीं करना पड़ेगा। जब जब पैसे आया करेंगे तब तब आप उस लाइबिलिटी को बढ़ाते जाया करना। कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट, कैश डेबिट लाइबिलिटी। और बिल्डिंग बन रही है, वो कैश जो डेबिट हो रहा था, ठीक है, उसको यूज़ करते जा रहे हो। CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, CWIP डेबिट कैश क्रेडिट। उधर बिल्डिंग बन गई, CWIP कंप्लीट हो गई, CWIP क्रेडिट करके बिल्डिंग डेबिट किया, अब बिल्डिंग को डेबिट किए जाओ और उस लाइबिलिटी को इनकम बनाए जाओ, तो ज़्यादा मुनासिब है। बेहतर है कर लेना चाहिए, ठीक है, बेहतर है कर लेना चाहिए, लेकिन ना भी करें तो काम चल जाएगा, ठीक है। असल में ना बात यह है कि आपको ये देखना पड़ता है, मैचिंग करनी होती है ना, कि आपने फिक्स्ड एसेट को भी तो नॉन करंट एसेट्स में शो किया हुआ है, हालांकि उसमें से कुछ अगले साल एक्सपेंस बन जाएगा, कुछ उससे अगले साल बनेगा। तो फिर इसके ऊपर स्टैंडर्ड ने इस तरह की डिस्कशन नहीं की हुई है कि लॉजिकल यही है कि अगर वो एसेट पूरा नॉन करंट एसेट्स में पड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता डेप्सिट हो रहा है तो इस लाइबिलिटी को भी सारी नॉन करंट के अंदर रख लो, ठीक है। और ये लेकिन अगर ICAP ने भी अपने सॉल्यूशंस के अंदर जो हमने वो बेल वाला सवाल किया था, आपने देखा था, उसने गवर्नमेंट ग्रांट को, हालांकि वो लाइबिलिटी थी, अलग अलग नहीं किया था, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, आप कर भी देंगे तो इस लाइबिलिटी को इस तरह से करने से कोई हर्ज नहीं है, पर मेरे ख्याल में तो काम बढ़ाने की बजाय सिंपल ही रख लें, ठीक है। मैंने यही अर्ज़ किया उनको कि आप पहले दिन ही लाइबिलिटी बना लें जब 2 रुपये भी रिसीव हुए उसके। अब वो लाइबिलिटी में पड़ा रहे या फंड में पड़ा रहे, फ़र्क क्या है, छेड़ना तो उसको है नहीं, पड़ा तो लाइबिलिटी साइड पे ही है ना, ये आपके लिए आसानी है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट्स बनाई थी, ठीक है, उसको थोड़ा सा खुद से चेंज करना है, रिक्लासीफाई करना है। मैं जिस तरह बनाऊंगा इस तरह से बनानी है, सिर्फ फ़र्क जो है वो मैं बता दूंगा। वो फ़र्क ये है कि यहाँ पे मल्टी कॉलम इनकम एक्सपेंडिचर हम बनाएंगे, वहाँ से सिर्फ एक फिगर जानी है, जबकि उस दिन इनकम एक्सपेंडिचर एक ही था, तो फिर कुछ चीज़ें डायरेक्ट जा रही थी, बस उसमें से बिल्डिंग फंड का कॉलम आपने निकाल देना है। कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको। अच्छा जी, ये सारा सामान उठाएं और साइड पे रखें, यहाँ पे सवाल शुरू करें, क्योंकि सवाल मैं यहीं पे ही करूँगा आज। चलो भाई जी बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं, शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड क्या है जी, इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड से। तो मुझे बताओ कितने फंड्स हैं जो रिस्ट्रिक्टेड बने हैं फ़िलहाल। एंडोमेंट फंड एक रिस्ट्रिक्टेड फंड होता है, रिसर्च फंड एक रिस्ट्रिक्टेड फंड है, और जनरल फंड के अंदर तो वैसे ही नॉर्मल एक इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस जाता ही था। मैंने सिर्फ बिल्डिंग फंड को साइड पे कर दिया है, ठीक है। अब हमने इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर ये सारे कॉलम डाल लेने हैं। आपस की बात बताऊं, बैलेंस शीट के अंदर भी सारे कॉलम बन सकते हैं अलग अलग। क्या मतलब, एंडोमेंट फंड का अलग कॉलम बना लो, उसका कोई नॉन करंट एसेट है तो सिर्फ वो शो करोगे उसमें, उसका कोई करंट एसेट है तो वो शो करोगे, फंड का अपना। लेकिन ICAP ने इस तरफ लेके जाने की कोशिश नहीं की अपनी किताब के अंदर। ICAP ने बैलेंस शीट को सिंगल, अपने फॉर्मेट के अंदर भी बैलेंस शीट को जो है वो सिंगल कॉलम ही रखा है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो इनकम एक्सपेंडिचर को भी मल्टीपल कॉलम्स में, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में लेके जाने की कोशिश नहीं करेगा। वो आपसे डेफरल मेथड ही टेस्ट करेगा, जैसे में हमने सवाल कर लिया है, ठीक है। बस उसमें ध्यान जिस चीज़ का करना है, वो एंडोमेंट फंड जो कि उसने नहीं डाला था वो डाल दे तो कैसे ट्रीट करना है ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स कैसे बनती है ये आपको बनानी आनी चाहिए। उसके अलावा आपसे कोई मल्टीपल कॉलम वाली इनकम एक्सपेंडिचर बनवा ले, रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में चला जाए, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो जिस तरह की इनकम एक्सपेंडिचर आज तक टेस्ट करता आया है या जो लास्ट अटैम्प्ट में टेस्ट की है वही टेस्ट हो सकती है। लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए एक बार एक छोटा सवाल करवा देता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर वो उस तरफ चला भी जाए तो हाथ पाँव मारने जोगे तो हों, ठीक है। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर मल्टीपल कॉलम की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ICAP ने ये दावा करता है ICAP कि मैं अपनी किताब के अंदर गिवन चीज़ से बाहर नहीं जाता, तो अपनी किताब में उसने बैलेंस शीट को सिंगल कॉलम ही रखा है, ठीक है। तो अब देखें जी, आज हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा।
बड़ा खूबसूरत नया नकोर, ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं बना वैसा बनेगा। मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। हाँ भाई, सवाल मैं देखता हूँ थोड़ी देर में, अगर हो सका तो फिर आगे बाकी उधर करने लग जाएंगे। मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा फंड है, कौन सा मेथड है जी? नहीं, आपके लिए शो कर रहा हूँ। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड फॉर द ईयर एंडेड 2021। अच्छा जी, अब मुझे बताएं, सबसे पहले जो आम वाला होता था वो कौन सा होता था? सारे जहान की इनकम्स और एक्सपेंसेस नेट होके कहाँ जाते थे? जनरल फंड में ना। तो फिर इसका एक कॉलम बना लो सबसे पहले, सबसे पहला कॉलम ही इसका बना लो, जनरल फंड। अपने आसानी के लिए जनरल फंड लिखा है आपने, वरना तो स्टैंडर्ड ने इसका नाम तो रिस्ट्रिक्टेड फंड यूज़ किया हुआ है ना, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, ठीक है। ओके, उसके बाद मैंने आपको कहा फंड के अंदर और क्या जाएगा? एंडोमेंट फंड। एक चीज़ क्या है जी और? एंडोमेंट फंड। और तीसरा है, ऐसे नहीं बनाना फंड, तीसरा रिसर्च फंड। ठीक है जी, एक कॉलम टोटल का भी बनता है। बहरहाल वो आप अगर कहेगा तो कम से कम टोटल का कॉलम तो नहीं बनवाएगा, वैसे नहीं इस तरह जा सकता जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। बाकी भाई वही काम है यहाँ पर, इनकम्स और एक्सपेंसेस। अब जो जो एंडोमेंट फंड की इनकम होगी वो एंडोमेंट फंड वाले कॉलम में बस नज़र आ जाएगी। जो रिसर्च फंड के अंदर पैसे फेंक रहे होंगे, ठीक है, वो पैसे कहाँ से फेंकने बाद में बताऊंगा, वो ट्रांसफ़र विद इन इक्विटी होती है जिस तरह से वो होता था। खैर चलो छोड़ो। तो रिसर्च फंड को जो इनकम्स होंगी, या रिसर्च फंड को कोई कंट्रीब्यूशन आएगा बाहर से, या रिसर्च फंड को जो कोई पैसे खर्च कर रहा होगा, वो उसके कॉलम में नज़र आ जाएंगे। और जो इनके रिलेटेड नहीं होंगे वो सारे बाकी के जनरल हैं, वो सारी इनकम सारे एक्सपेंसेस उसी तरह से जैसे पहले जाते थे वो वहीं पे चले जाएंगे। ठीक है, बस इतना सा ही फ़र्क था। वन बाय वन शुरू करते हैं। यार इसका सोल्यूशन कोई ओपन करके चले देख लेता भी कितनी फिगर्स हैं। चलो प्लस माइनस जो है वो कर लेंगे, मैं बाद में इसको बढ़ा चढ़ा लूँगा या कम कर लूँगा। इसके बाद मैं चेंजेस इन नेट एसेट्स बना देता हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट तो बिल्कुल सेम ही बननी है, बैलेंस शीट में तो कोई फ़र्क नहीं आना। बैलेंस शीट के अंदर तो फिगर्स निकल के बस जानी है फंड वाली, बाकी सब तो वैसे ही है। तो मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन शौकीना फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अच्छा देखो, इसको नीचे बनाने का फ़ायदा क्या हुआ, देखना ज़रा, ये देखो ज़रा, देखो ज़रा। मतलब आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जितने ऊपर कॉलम्स हैं आज नीचे भी उतने ही कॉलम्स हैं। ठीक है, पहले तो ये होता था कि वहाँ पर सिर्फ एक कॉलम आता था इनकम एक्सपेंडिचर में, और बाकी फिर हमने को फ़ंड बनाना भी होता था तो वो फ़ंड वहीं पर ही जाकर हम उसकी जो है वो प्रेजेंटेशन कर लेते थे। ऐसे ही है, थोड़ा फासला रखें, हो सकता है बाद में इसको आगे पढ़ाना पड़े। ये कैसे बनेगा जी? ओपनिंग बैलेंस आएगा इसमें। अच्छा, अब ज़रा ध्यान से इधर देखिए, उस दिन हमने स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट जो बनाई थी उसके अंदर क्या हुआ था जी? जनरल फंड तो ऐसा ही है जैसा पहले होता है, ओपनिंग आएगा, सरप्लस आएगा, और कोई ट्रांसफ़र हुई तो निकल जाएगा, और क्लोजिंग। लेकिन हमने इन फंड्स के अंदर सारी मूवमेंट यहीं शो की थी। ओपनिंग रिसर्च फंड है जी, इतने यहाँ पे आ गए हैं, इतने यहाँ से निकल गए हैं, और ये क्लोजिंग है, ठीक है ना। और कोई अगर ट्रांसफ़र है तो वो भी यहीं पे है, ठीक है। लेकिन अब हमने यहाँ से सरप्लस की फिगर उठानी है या डेफिसिट की फिगर उठानी है, और ओपनिंग के बाद यहाँ पे ऐड करनी है, और फिर वो क्लोजिंग पे पहुँच जाएगा, ठीक है ना।
सवाल में इतना डाटा नहीं है कि मैं बहुत तफसीली कोई यहाँ पे सिमजनी नेट एसेट्स बना सकूंगा, लेकिन आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ मैं कि अगर वो बनवा ले तो आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कहाँ जानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं जी। द ब्रेकअप ऑफ रिस्ट्रिक्टेड फंड बैलेंस इज एज फॉलोज। ठीक है जी, ये 230 की बात थी। ठीक है जी, ये 230 के बारे में कहते हैं जी, हॉस्पिटल फंड है 120। मैंने कहा यार इसको आपने कहाँ फेंक देना है अब, लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, तो इसका जो लेजर था ना वो इधर भी ऐसे ही बना लेंगे हम। तो मैं फ़िलहाल इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, बहरहाल फिर आप कहेंगे तो मैं इसकी वर्किंग बना दूंगा आपको। वर्किंग ही है वैसे तो, लेकिन ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बैलेंस शीट बना लेंगे। वर्किंग को यहाँ पे रख लेते, यहाँ ले आया करीब करीब। लें जी, ये मेरी आज पहली वर्किंग बन रही है। ओके, हॉस्पिटल बिल्डिंग लाइबिलिटी है ये, डेफर्ड इनकम है ये। ठीक है, और इसके अंदर ओपनिंग आ रहा है 120, ओपनिंग 120, 1 बाय 1 फिर देखते हैं। ठीक है ना, ओके चलें आगे। 120 ओपनिंग चला गया, हमारी वर्किंग 1 में पहली वर्किंग बनाई है मैंने। ठीक है, क्योंकि आज इसको मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं दिया। जब हमने 2-3 दिन पहले बनाई थी सिमजनी नेट एसेट्स, उसमें यहाँ पर एक बिल्डिंग फंड भी आ रहा था, तो वो बिल्डिंग फंड का कॉलम यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, बस उसके अलावा बनाना है आपने उस सवाल को। वो सिर्फ कहाँ चला जाएगा, वो एज इट इज़ ये लेजर वर्किंग में बन के इसका क्लोजिंग बैलेंस उठा के आप बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज़ में लिख दोगे। ठीक है, अच्छा जी, ओपनिंग बैलेंस में दूसरा पड़ा है रिसर्च फंड और तीसरा है एंडोमेंट फंड। 60 और 50, तो 60 नहीं, 60 रिसर्च फंड है, 50 एंडोमेंट फंड, ऐसा ही है। ठीक है, ओपनिंग आ गए। आगे कहता है वो कंट्रीब्यूशंस रिसीव्ड इंक्लूड 55-26 फॉर एंडोमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। रिसर्च का भी चलो, रिसर्च का ऐसे नहीं डाला क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड रखा, उसको बहरहाल डाल देते तो अच्छा होता। तो 55 और 26 कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड 281, 55-26। ठीक है, और बाकी को बचेगा, आप इधर देखिएगा ज़रा, 55 किससे रिलेट कर रहा है जी, हॉस्पिटल से, तो ये ट्रायल वाला 55 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 26 किसका है जी। अब उस दिन क्या किया था, ये देखो ये देखो, ये जाकर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट में 26 लिखा था, लेकिन आज ये 26 वहाँ नहीं लिखना, बल्कि यही एक मेथड है। यानी कि वो इस तरह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस तरह जाएगा नहीं, क्योंकि वो काम वैसे भी वो करवा ही लेता है। तो इतनी मल्टी कॉलम, फिर डाटा ज़्यादा देना पड़े, फिर सवाल लेंथी हो, फिर और चीज़ें भी टेस्ट करनी होती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इस तरह जाए। बहरहाल सीख लें तसल्ली से और शौक से। तो यहाँ पे हम आए और हमने यहाँ पे आकर लिखा कंट्रीब्यूशन, क्या लिखा जी, और ये कंट्रीब्यूशन किसका है जी, एंडोमेंट फंड का। कितना, अब इधर कुछ नहीं लिखना, इधर तो एंड पे फिर बस सरप्लस या डेफिसिट जो भी होगा वो ले जाएंगे नेट एसेट्स के चेंज इन नेट एसेट्स के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जी, 200 किसका है जी, जनरल फंड है ना, जो नहीं बताया उसको यहाँ पे लिखो, इसका तो अपना खाना मौजूद है। कंट्रीब्यूशन भी एक ही बार लिखा, बस ऐसे ही किसी और फंड का आ जाए, 3-4 आ जाए, आप तरतीब से लिखते जाओ। बस डाटा गिवन होता है, सिर्फ लिखना होता है और कुछ भी नहीं, सिर्फ एक सवाल सामने से गुजारना था और कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट 1 हो गई है, एडजस्टमेंट 2 हो गई। वर्किंग 1 में फेंक आया हूँ, ये 55, 55, 26 और 200। 55 वो लेजर में, ये 26 और ये 200, तीनों मैंने फेंक दिए। ठीक है, ठीक है हजरत उठ जाए, हजरत को उठा दो, संगे खैर दे। ओके, नंबर 3, इन्वेस्ट द अदर इनकम इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम ऑफ 6 million विच इज एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड टू बी एडेड टू प्रिंसिपल ऑफ एंडाउमेंट, देयर इज नो अदर रिस्ट्रिक्शन। जी
15 में से इधर देखो देखो देखो, बहुत एंजॉय करोगे आप। 6 एंडोमेंट का, 9 बाकी। अब वहां कुछ नहीं जाएगा, इधर आके लिखो अदर इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम लिख दो यार। बेसिकली ना इसको मुझे अदर इनकम लिखना नहीं चाहिए था, इन्वेस्टमेंट इनकम ही लिखना चाहिए था। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अदर इनकम, देख तो लो ज़रा, देख तो लो एक बार। यहाँ पे मैं अगर लिख दूँ अदर इनकम, और यहाँ पे मैं लिख दूँ 9 और यहाँ पे लिख दूँ 6, तो बात तो वही हो गई ना। वो एडजस्टमेंट सवाल बस ज़रा पता है आपको, फिर तेज़ी में ऐसे ही बनते हैं। वो चेंज किया था ना उसी दिन खड़े खड़े, वो ये लिखना भूल गया, चलो इन्वेस्टमेंट इनकम की बजाय मैंने लिख दिया अदर इनकम, ठीक है ना, कोई नहीं। नेक्स्ट, इजी है ना ये काम, काम मुश्किल नहीं होता, सिर्फ बस आप हवास पे सवार कर लेते हैं, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। बस डाटा गिवन होगा, लड़ाई कर लेनी है। ड्यूरिंग द ईयर MWH also received construction material having fair value of 65 million for the hospital building which has not been recorded in the books. अब इसने कोई नहीं आना इनकम एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसकी एंट्री हमने सीखी थी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट वर्किंग 2 पकड़ लो। ये मैं बता रहा हूं कि कैसे आपकी तरतीब से वर्किंग्स बनती जा रही हैं, ठीक है ना। फिगर सारी उड़ा देते हैं, फिर आप उसके बाद एंड पे देखेंगे कि क्या चीज़ जैसे नहीं हो, तरतीब से चलेंगे ना जी। एंट्री CWIP डेबिट कितने से, 65 से, और हॉस्पिटल फंड कहते रहो कोई मसला नहीं, फंड लेकिन शो से लाइबिलिटी में, चाहे लेट लाइबिलिटी में लिख भी फंड दो, कोई मसला नहीं मुझे उससे, लेकिन आसानी इसी में है कि लाइबिलिटीज में शो कर दो, ठीक है। लेनी डबल एंट्री होगी क्योंकि इसकी एंट्री की ही नहीं हुई थी उसने, इसलिए इसको सिंगल प्रेजेंट नहीं किया ट्रायल से उठा के, बल्कि अदर इन्फॉर्मेशन में था तो डबल एंट्री कर दी इसकी। समझ आ रही है भाई, भाई उंगलियां ऐसे से करने वाले भाई, समझ आ रही है, ओके। अच्छा नेक्स्ट, MWH has completed the construction of वर्किंग नंबर 3। ठहर जो बिल्डिंग को लाने तो दो, नए सिरे से कौन बनाए, आप तो परिचय में बना लेंगे नए सिरे से। ही करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी 1 मिनट में सही हो जाएगी। ही हू करने लग जाते हैं। जी बच्चों क्या कह रहे हैं, अहबाब क्या कह रहे हैं, CWIP कंप्लीट हो गया, तो ज़रा CWIP को ट्रायल से टिक कर लो, फिर CWIP के पल्ले कुछ बचे ना, ताकि ये 230 तो टिक हो गया ना सारा, ये 6-9 भी टिक हो गया, ये 335 कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा था, ये एज पर ट्रायल, ये हमारी वर्किंग है 335 जी। टोटल कितना बना था, ये 400 को, सवाल वही है ना इसलिए कंफर्टेबल है हम, ठीक है, इसलिए तो भाई को नींद आ रही है। तो 400 से CWIP डेबिट क्रेडिट करके कैपिटल वर्क ये बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, ठीक है। अब 1 अप्रैल से ये बिल्डिंग डेप्रीशिएट हो रही है। कहीं पे लिखा हुआ है कि ये बिल्डिंग सिर्फ एंडोमेंट की है या इसमें सिर्फ रिसर्च होती है। स्पेसिफिक खर्चा जो नहीं है वो जर्नल फंड में डालेंगे, यानी जर्नल वाले कॉलम में। थोड़ी हिम्मत करनी है, शाबाश, ठीक है, बस हो गया, सवाल ख़त्म है। तो डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस बोलें जी, 400 इंटू 5% इंटू 9/12, 15 आया था ना, ये 15 डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक है। और साथ ही दूसरे काम को भी भुगता दो। कितनी टोटल अमाउंट कितनी है, 240, इसको इनकम में फेंको। अब हॉस्पिटल बिल्डिंग लाइबिलिटी डेबिट करके इनकम को क्रेडिट करना है, कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं है, इसको बस यहाँ पे लिख दो हॉस्पिटल फंड इनकम। कितना जी, ये भी 9।
डन। मेरे ख्याल में तो सवाल ही खत्म हो गया हमारा। डेप्रीसिएशन इज टू बी चार्ज, ये एक रह गया 10% वाला, यही रह गया ना। तो इसका मतलब फिर मरता क्या ना करता, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बैलेंस शीट को भी ओपन करना ही पड़ेगा। सारी बैलेंस शीट बगैर बनाए काम चल रहा था, लेकिन अच्छा बच्चों, अब बैलेंस शीट के अंदर मैंने कहा मल्टी कॉलम वो नहीं बनवाएगा, तो ये नहीं कि मुझे पर्चे में बैठ के गालियां निकालने लग जाओ अगर वो कह दे तो। वो मसले की बात नहीं है, डाटा उसी हिसाब से देगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे यहाँ पे कॉलम बने, कोई मसला हुआ वहाँ भी कॉलम बना लेना। फिर वो हर एसेट की डिटेल अलग देगा, हर फंड की। वो कहेगा जी एंडोमेंट फंड के इतने एसेट्स हैं, इतनी लाइबिलिटीज़ हैं, इतना कुछ वो कैसे देगा? तो दे दे तो आप भी कर देना, ठीक है ना। रिसर्च फंड का फलां एसेट है, फलां लाइबिलिटी उससे रिलेट करती है, स्पेसिफिकली जनरल फंड जो बच जाए वो बाकी, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो जाए तो वैसे आईकेप ने अपनी किताब के अंदर अगर आप ओपन करके देखें ना, तो उन्होंने किताब के अंदर जो फॉर्मेट दिया है एक सवाल के अंदर, उन्होंने बाकायदा लिखा है बैलेंस शीट के आगे ब्रैकेट में सिंगल कॉलम, ठीक है। बाकी दूसरी तरफ उसने मेथड्स मांगे हैं, डेफरल और दूसरा, ठीक है। अच्छा, तो बैलेंस शीट में आते हैं जी मेहताब की। मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 21। फंड्स एंड लाइबिलिटीज में फंड्स, उसके बाद आज जनरल फंड भी स्टेटमेंट चलिए नेट एसेट्स बना रहे हैं, यहाँ ना करना ओपनिंग प्लस सरप्लस, कोई ट्रांसफर जो भी करना है वो भी एक रह गया। सच्ची ट्रांसफर से याद आया, अस्तगफिरुल्लाह, ये भी रहता है, ज़रा याद करा देना मुझे क्लोज करने से पहले। अच्छा, फंड्स के बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के बाद एसेट्स, एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स, और फिर करंट एसेट्स। अच्छा जी, असल में तो मैं वो आखिरी एडजस्टमेंट की वजह से इधर आया था। एसेट का नाम है मेडिकल इक्विपमेंट, 320 उसकी कॉस्ट है, बिल्कुल सेम वही ट्रीटमेंट है, इसमें तो कोई फर्क नहीं ना पड़ना जो उसने परसों किया था। इसलिए तो नींद आ रही है बच्चों को, इसलिए तो डिस्कशन नहीं करूंगा जी। कौन सा इक्विपमेंट? मेडिकल इक्विपमेंट। कॉस्ट बता दें, कॉस्ट बता दें, 320 माइनस ओपनिंग इक्विपमेंट डेप्शन, ये ओपनिंग है, प्लस करेंगे इसमें फॉर द ईयर डेप्शन, ठीक है ना। बिल्कुल सेम, सवाल तो सेम है जी। तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, अब अगेन डेप्रीसिएशन एक्सपेंस के बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि किसी एक से रिलेट कर रहा है ये एसेट, तो फिर चुप करके वही पुराने वाले, ये पुराने वाला कॉलम है, नए अलग कर दिए, ठीक है जी। कितनी कॉस्ट है? लेकिन ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो -100 करके फिर 10% लगा दो। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, और आंसर आ गया। किससे रिलेट कर? हॉस्पिटल फंड से बिल्डिंग कैसे रिलेट कर रही है? यूं कहो एंडोमेंट फंड से रिलेट कर रही है, तो फिर एंडोमेंट फंड के कॉलम में भी तो एक्सपेंस की जगह है ना, इधर लिखो। हाँ, इसी तो अलग किया उनको कि सारे एक्सपेंसेस इनकम इनके इकट्ठे। बेटा मैं हॉस्पिटल बिल्डिंग की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस एसेट के बारे में कहेगा वो एंडोमेंट से रिलेटेड कर रहा है उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे तो हॉस्पिटल बिल्डिंग की बात आप क्यों कर रहे हैं? हॉस्पिटल बिल्डिंग को मैंने इसलिए जनरल में रखा है, नहीं समझ रहे, ठीक है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट किससे रिलेट करता है? हॉस्पिटल से ही करता है। एंडोमेंट फंड से हॉस्पिटल इक्विपमेंट का क्या काम है? एंडोमेंट फंड का एसेट अपना होगा, को अलग होगा, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखी हुई मिसाल के तौर पे, बात समझ रहे हो, तो उसी को अलग शो कर दोगे आप,
यही तो कह रहा हूँ वो लेकिन बैलेंस शीट में मल्टी कॉलम होगा, और फिर डेप्शन होगी तो वो फिर इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर इसका अपना कॉलम मौजूद है, तो वो स्पेसिफिक करा दे अगर कोई इनकम एक्सपेंस तो स्पेसिफिक कर लो, जैसे अभी हमने किया भी है। ये कौन, ये स्पेसिफिक है इसके, ठीक है। अच्छा जी, अब वो चीज जो रह गई थी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। MWH is required to allocate 20% of surplus of each year to research fund। अब इसका क्या करें भाई, याद रखिएगा, ये हमेशा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स के अंदर ही नजर आएगी। इसको आपने शो नहीं करना फॉर द ईयर। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, रीवैल्यूएशन सरप्लस अरोज होता था ड्यूरिंग द ईयर, OCI से प्रेजेंट होके आ जाता था, फिर हम कहते थे इसमें से कुछ ट्रांसफ़र कर दो रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो वो OCI से रूट नहीं कराना होता था, बल्कि विद इन इक्विटी ही उसको मूव करते थे। तो जो भी आप, सिर्फ ये नहीं, इस एडजस्टमेंट कह रहा हूँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये किधर गया, ये है, ये जितने भी रिस्ट्रिक्टेड फंड्स आपने बनाने हैं आउट ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड फंड्स, ठीक है, उनको आपने कहाँ शो करना है, विद इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। जनरल फंड में से निकाल के स्पेसिफिक फंड के अंदर, जनरल फंड में से हर साल निकालना है, हर साल निकालो। जैसे स्टेटमेंट यानी इक्विटी में भी करते थे, हर साल 5% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, बिल्कुल ये वैसी ही ट्रांजेक्शन होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको ले आओ इधर, ले आओ, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि अभी सरप्लस मेरे पास आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ट्रांसफर, और इधर देखो, आज यहाँ पे मजे की बात पता है क्या है, आज यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज आएगा, सरप्लस या डेफिसिट। बाकी तो सारी चीजें आपने वहां पर प्रेजेंट कर दी, ठीक है जी, सरप्लस या डेफिसिट। तो कितना स्मार्ट सा बन गया हमारा स्टेटमेंट ऑफ नेट एसेट्स। कल क्या था, अब काश मैंने वो सवाल यहाँ सॉल्व किया होता, आज मुझे लग रहा है कि यहाँ सॉल्व करना चाहिए था। खैर, आज यहाँ सॉल्व किया तो आमने सामने रखते, तो आप देखते कि यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसफर तो आता है कि जनरल फंड से कुछ निकाला, इसके अलावा और कुछ नहीं आता, बस सरप्लस आता है। जबकि उस दिन नेट एसेट्स की चेंजेस के अंदर जब हमने दिखाया तो सारा कुछ यहीं पे आ रहा था जी, ये इनके पैसे इधर आ गए हैं जी, इनकी इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है जी, ये सारा कुछ, ठीक है ना। तो वो सारा कुछ ही वहीं पर ऐड हो रहा होता था, यहीं पर लेस हो रहा होता था, सारा गंद यहीं पड़ा होता था, ये अलग कर दिया गया है बस, ठीक है। अच्छा जी, अब ट्रायल को शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में और कुछ रह नहीं गया है, ट्रायल ही रह गया है, तो ट्रायल को शुरू करते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ठीक हो चुका है, कैश एंड बैंक 125 है, करंट एसेट्स में कैश एट बैंक, फिर ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग होता है। कैश एंड बैंक तो कभी भी जिंदगी में ओपनिंग अज्यूम करना ट्रायल में, अगर ट्रायल क्लोजिंग है तो, क्योंकि कैश एंड बैंक ऐसा अकाउंट नहीं है जिसमें सारा साल एंट्री नहीं पड़ती मेरे दोस्त, ये तो सारा साल सबसे ज्यादा एंट्रीज इसी में पड़ती हैं। गलत क्लोजिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन सप्लाईज 14 रुपए, करंट एसेट्स में स्टॉक मेडिसिन जी 14, वर्किंग्स को आज थोड़ा सा इधर ले आए, जगह बन गई है खुली डुल्ली। ओ, इतना जज्बाती हो के नहीं, ये वाला इरेजर मुबारक खां, चुगे से 3 तो वर्किंग्स बनी है हमारी, इतना आसान सवाल है। इसको वर्किंग 2 वर्किंग 3 कह लें। अच्छा जी, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट, टेंशन हो गई थी ना, जगह तंग हो गई इसलिए। नेक्स्ट हो गया जी, तीनों टिक हो गए। उसके बाद ओपनिंग जनरल फंड है 332, ये देखो सौखेना के अंदर ले आए, सौखेना जी 332, ठीक है। नेक्स्ट, एसिड एकोमोडेशन हो गया। मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, हाँ भाई देखो, मैं पहले यहां लिख देता हूं मेडिसिन यूज्ड। अब मुझे बताओ रिसर्च फंड में डालूं या एंडोमेंट फंड में, जनरल वाली है, ठीक है। कंफर्टेबल हो गए हो, बोलो
76। मुझे लगता है थोड़ी सी जगह इधर भी बनानी पड़ेगी, कोई नहीं, खैर है। नेक्स्ट, पेबल्स नहीं, अदर एक्सपेंडिचर 19, अदर एक्सपेंसेस 19। अच्छा बेटा इंसान बने, ठीक है, क्यों अपने आप पे से बाहर हो जाते हैं आप लोग। अच्छा जी नेक्स्ट, पेबल्स प्लीज, पेबल्स 17, नहीं भाई 17 लिखूंगा मैं तो। नेक्स्ट, रिसर्च कॉस्ट, शुक्र है कुछ तो आया, रिसर्च का भी खाना खाली पड़ा था, आपने लड़ पड़ना था। तो रिसर्च कॉस्ट जी, लेकिन अगला रोला जो पै गया। बस कर दो यार। जी रिसर्च कॉस्ट 33। अच्छा जी, कुछ ऐसा भी हो सकता था कि रिसर्च से रिलेटेड कोई इनकम भी आ जाती, तो उसको इसी कॉलम में इनकम साइड पे लिख देते, टेंशन की बात तो कोई नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सैलरीज। अब चूंकि खामोश है तो ये नहीं कह रहा कि एंडोमेंट फंड हमने मैनेज करने के लिए बंदे रखे हैं उनकी सैलरी है, या साइंसदानों की सैलरी है। साइंसदानों की सैलरी शायद 33 में आ गई होगी, ठीक है ना, तो सैलरीज बाकी फिर जनरल फंड में 53 नेगेटिव। ठीक है जी, ट्रायल खत्म, क्योंकि अदर इनकम तो ऑलरेडी हम लेकर जा चुके हैं। तो स्केल स्केल ले जाना पर्चे में। जी बता दूंगा। जी बेटा, जनरल फंड सरप्लस है या डेफिसिट है? कितना? 33 का सरप्लस। अच्छा, किसी के पास उस दिन वाला सवाल है, चलो उसमें ज़रा सरप्लस की अमाउंट बताएं। 33 ही है, देख लो। अच्छा नेक्स्ट क्या है? 30 पॉजिटिव और फिर 33 नेगेटिव, पता नहीं, चलें ठीक है जी, ले आए ले आए। कोई गलती की है, कोई छोड़ा तो नहीं है, कुछ कोई चीज़ छोड़ी तो नहीं है। ये फिर 33 और 33 बराबर क्यों आ रहे हैं? अच्छा वो फिर राउंडिंग का कोई डिफरेंस है? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इनका टोटल कितना आ रहा है? 32 आ रहा है ना, तो फिर उस सवाल में भी 32 होना चाहिए था, 33 नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक, ठीक है, डन हो गया। अच्छा जी सुने, सरप्लस 33, एंडोमेंट फंड में सरप्लस 32 और रिसर्च फंड में एक्सपेंस 33, ठीक है। उसके बाद उसने ये कहा कि 20% सरप्लस का जनरल फंड के सरप्लस का ट्रांसफर कर देना एंडोमेंट फंड में, ऐसे ही है। तो 33 का 20%, 7 ही कर दो फिर, 7 7, ठीक है। और कुछ? ये लॉस था, वो ही, हम तो लॉस ही कहेंगे ना, हम एक्सपेंस क्यों कहेंगे? अच्छा भाई बस कर देते हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ना तो, जिसने नहीं पढ़ना चला जाए।
मैंने तो जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है ना यार, इतना सारा दिन लगाया, एंड पे क्यों मुझे ऐसे वो आपने तंग करके जाना है, परेशान। जी बोले। जी बच्चों, जनरल फंड वो चेंज इन नेट एसिड से, जैसे सिर्फ इक्विटी से चीजें निकल के क्लोजिंग निकल के बैलेंस शीट में जाती थी, बस। बोलें जी। 358। एंडोमेंट फंड 82। रिसर्च फंड 34। और यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्डिंग फंड लिख लो, कोई मसला नहीं है फंड लिखने में। वर्किंग नंबर कौन सा था इसका? वर्किंग 1 थी जी, बिल्कुल। डेफर्ड फंड लिख लें भाई, नाम से क्या। ये क्लोजिंग कितना निकला है? 231। 231, ठीक है जी। उसके बाद नॉन करंट एसेट्स के अंदर हॉस्पिटल बिल्डिंग है, वर्किंग नंबर 3 और 385 क्लोजिंग आ गया, ठीक है। 385। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नील हो चुका हुआ है। 722। और उस दिन कितना टोटल था? फर्क हो सकता था वैसे, सारा सवाल तो वही था, ट्रायल वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ मेथड तो देखने का तरीका चीज़ों को डिफरेंट है। इससे सवाल अकाउंटिंग में थोड़ी फर्क पड़ जाता है, ये प्रेजेंटेशन पे फर्क पड़ा है बस। जी वही कोशिश कर रहा हूँ कि आप पिक्चर ले लें इसकी। नहीं, वर्किंग के अलावा पहले एक खींच लेना। भाई इसको नहीं देखना, ये पुराना सवाल था, मतलब इसके अलावा की पिक्चर लेनी है। ये इनकम एक्सपेंडिचर है रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड के साथ। दूसरा अनलकीली मेरे पास नहीं है, वो आप लोगों के पास आपके रजिस्टर्स में मौजूद है। वो डेफरल मेथड है जो आज तक हम करते चले आए हैं, ठीक है। एक चेंज आपके सोल्यूशन में जो करना है आपने, जो हमने किया था, वो ये है कि आपने यहाँ पर जो एक कॉलम डाला हुआ था ना हॉस्पिटल फंड का, उसको काट देना है। और रिसर्च, ये वो जो हॉस्पिटल फंड यहाँ लिखा उसको यहाँ से काट के लायबिलिटी में लिखना है। फिगर वही रहनी है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, नहीं जरूरत, चलेगा। पहले ये बना लें, जाओ यार, चले जाओ तुम। उसकी तो मजबूरी है, वो पड़ा रहता, लेकिन उसको फिर रखते कहाँ पे? उसको रखते रिसर्च फंड के नीचे। नहीं, उसको फंड में ही रखते हैं पक्का पक्का। वो बेसिकली ना यार, आप समझ नहीं रहे हो बेटा, प्लीज चुप करें। आप लोग थीम नहीं समझ रहे हो। जो पैसे हमारे पास आ गए हैं वो हमारे ही हैं। उसको इनकम से गुजार के जनरल फंड में डाल के यूज करो, या उसको फंड में रखे रखो और यूज करो, ठीक है ना। अब रिस्ट्रिक्टेड है चूंकि,
और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट से रिलेटेड है, तो सरप्लस से गुजार के फंड में लाने की, जनरल फंड में लाने की बजाय उसको अलग से ही रखे रखो फंड में। मसला क्या है? पैसे तो आपके पास आ गए, आप डेबिट को यूज कर रहे हो, क्रेडिट को नहीं यूज कर रहे हो। उसके एंट्री के डेबिट को आप यूज कर रहे हो, कैश आपके पास आ गया ना, आप उस कैश को यूज कर रहे हो। अच्छा जी, ये एक चैप्टर है पूरा आपका रहा हुआ, आप लोग टाटा बाय बाय जाएं करें। बुध को भाई मैं नहीं होऊंगा, आपने आना हो तो आ जाइएगा, कॉलेज खुला होगा। ठीक है, आप आ जाइएगा, कॉलेज जो खुला होगा, मैं नहीं होऊंगा। ठीक है, पढ़ना यार पढ़ो, जिसने नहीं पढ़ना वो जाए यार, उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पॉज करें ज़रा। अच्छा जी, एक कॉन्सेप्ट है जी आपके फ्रेमवर्क वाले, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क एक चैप्टर है। इस पूरे चैप्टर के अंदर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे हमने पढ़ा था प्रूडेंस क्या होता है, जैसे इस तरह से मैचिंग कॉन्सेप्ट, वो आपने एक दफ़ा रीड करने हैं। मैं आपको बता दूंगा उसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट। और मैं तो ये चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे इस दफ़ा नहीं भी जो है वो पढ़ के आए इन कॉन्सेप्ट्स को, तो फिर मैं उसको ज़रूरत अगर महसूस करूँगा तो मैं एक छोटी सी वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली शेयर कर लूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है ना? लेकिन जो काम वाली चीज़ है इस चैप्टर के अंदर वो है कैपिटल मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैं क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन कर रहा हूँ पेज 697 पर। ठीक है, अल्लाह के बंदे दूसरा लाना था, चलो ठीक है, आप बस ठीक है। अच्छा ही सुने, तो कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट क्या है, सवाल पढ़ के पहले सवाल को करते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह समझते भी जाएंगे इसको। ठीक है, कैरी स्टार्ट्स इन बिजनेस ऑन यकम जनवरी ईयर 1। कैरी इज सोल शेयर होल्डर, एक ही शेयर होल्डर था। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ ₹1000, 1000 रुपया उसने कैपिटल डाल दिया बिजनेस में। ठीक है, सही है। इसकी एंट्री क्या हुआ करती है आपको पता ही होगा, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। 1000 रुपये का कैपिटल इस ओनर ने डाल दिया। ठीक है, फिर कैरी ने क्या किया, कैरी परचेज्ड वन आइटम ऑफ इन्वेंट्री फॉर 1000। तो इसने क्या किया, इन्वेंट्री खरीद ली, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट कर दिया उस 1000 से। एंड सोल्ड द इन्वेंट्री फॉर कैश 14। तो कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, और अगली एंट्री भी साथ ही कर लो अब। ठीक है, तो ये 1400, ये मैंने सारे काम कोई नहीं करने, तो आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो मैंने आपको समझाने के लिए जी, ऐसे ही सवाल आता है पेपर में क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में आता है। अच्छा जी, तो वो 2-3 नंबर का एमसीक्यू ना मिस हो जाए इसलिए ये करवा दिया जाता है। तो ये सिचुएशन है। ठीक है, आगे वो कहता है, आगे कुछ नहीं कहता है, समझो फिलहाल आगे कुछ भी नहीं कह रहा। सवाल ख़त्म हो गया। मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप मुझे इनकम स्टेटमेंट बना दो, एक्सट्रैक्ट्स और बैलेंस शीट बना दो। ठीक है, चलो बनाते हैं। फिर नाम शाम बाद में रखेंगे। तो इनकम स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, चलो इनकम स्टेटमेंट ही लिख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इनकम स्टेटमेंट, किसकी इनकम स्टेटमेंट है, कैरी, कैरी
फॉर द ईयर एंडेड, बोलिएगा जी, 31 दिसंबर ईयर 1। जी प्यारे बच्चों, सेल्स कितनी की इन्होंने? सेल्स 1400 रुपये की। लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 1000 रुपया। तो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी यही है, और कोई एक्सपेंस तो है नहीं। कितना? 400। तो मैं इसको प्रॉफिट ही लिख लेता हूँ, जान छुड़ाएं बस, ये प्रॉफिट आ गया 400। ठीक है। अच्छा, नेट प्रॉफिट ही ठीक है। नेट प्रॉफिट, आपको कि ग्रॉस प्रॉफिट से नेट, पहले जीपी तो लिख ले, प्रॉफिट ही लिख दिया बस। ठीक है, चुप कर जाओ बेटा। अच्छा, उसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं हम। कैरी बैलेंस शीट, उसने क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर ईयर 1। ठीक है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में इक्विटी होती है पहले, और इक्विटी के अंदर एक चीज़ अभी भी पड़ी है, आपको पता है, ये 1000 रुपया और 1000 रुपया। वरना तो वो आपको पता है, ये कैश आया था, फिर ये कैश चला गया था, फिर नया कैश आ गया है, वो अभी तक नहीं गया है। ठीक है ना, लेकिन ना ज़बानी काम करेंगे ना, ये एंट्री तो वैसे आपको समझाने के लिए कर दी। ठीक है। तो इक्विटी के अंदर आपको कैपिटल नज़र आ रहा है 1000 रुपये का। ठीक है जी। और अगली बात आपको पता है कि रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर फॉर द ईयर प्रॉफिट चला जाया करता है। पहला साल है तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स ही हैं हमारी। क्या ख्याल है? बल्कि थोड़ी सी ना अगले सवाल की प्लानिंग करके मैं जगह छोड़ रहा हूँ, आप तो एंड पे देखिएगा एक ही बार। रिटेन्ड अर्निंग्स, ये रिटेन्ड अर्निंग्स वो पैसे हैं जो ओनर घर लेकर जा सकता है, ऐसा ही है ना? ओके। अच्छा जी, तो इक्विटी और लाइबिलिटीज़ कोई है नहीं, तो बस इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड का यही टोटल बनेगा। कोई लाइबिलिटी है जी? नहीं है, लिखा ही नहीं मैंने। दूसरी साइड पे एसेट्स होते हैं, और एसेट्स में सिर्फ एक ही एसेट आ रहा है, कैश, क्योंकि इन्वेंट्री आई थी और इन्वेंट्री चली गई, बिक गई। ठीक है। सेल्स आपने लिख दी जहाँ लिखनी थी, क्या ये लिख दिया आप, ये रह ही गया था ना ये कैश। ठीक है। कैपिटल भी आपने लिख लिया जहाँ लिखना था। तो कितना कितना कैश पड़ा है जी? 1400। तो बस यही आपका टोटल है, इधर ही टोटल कर दूँ ऐसे। बैलेंस शीट टैली कर गई। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है और ये आपकी बैलेंस शीट है। इसकी तस्वीर के अंदर क्लियर आ जाएगा, सही है। करीब ज़्यादा करने की इसका ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये वो इनकम स्टेटमेंट और वो बैलेंस शीट है जो हम आज तक बनाते आए हैं और जो हम बनाते जाएंगे और जो नॉर्मली बना करती है। ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटेंट कहते हैं कि जो बिजनेस है ना, बिजनेस ये सिर्फ प्रॉफिट्स लेकर जाए घर, और जो इक्विटी है ना, इक्विटी ये मेंटेन्ड रहे। क्या रहे? मैंने कहा अल्लाह के बंदो, मेंटेन्ड ही है। 1000 रुपये रखे थे, 1000 तो पड़े हैं, हम तो सिर्फ 400 लेके जाएंगे और अंडे शामी वाला बर्गर खाएंगे इससे। तो कहने वाले ने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा भाई साहब, ये जो महंगाई हो रही है, आपको लगता है कि आप जो 1000 रुपये से बिजनेस करके आए हैं पिछले साल, अगले साल भी आप इस 1000 से उतना बिजनेस कर लेंगे? रुपए की कीमत गिर रही है कि नहीं गिर रही? रुपए की कीमत तो गिर रही है। इन्फ्लेशन रेट बता रहा है सवाल के अंदर, वो कहता है कि
जनरल, ओहो ये सारा नहीं देखना, कितने वेले हैं कसम से। अच्छा सुने, ऐसी बातें तो सुने। कहता है जनरल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग ईयर वॉज 7। भाई देखो वो कह रहा है कि महंगाई 7% जनरली मार्केट में हो जानी है। तो अगर आप चाहते हैं सचमुच में कि आपका कैपिटल मेंटेन रहे, यानी आप जिस लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं कम से कम इस लेवल पे तो बिजनेस करें। आप खुद सोचो ना यार कि एक बंदा आज से 10 साल पहले 100 रुपया लगाए, 100 रुपया मुबलिक 100 रुपया बिजनेस में, और 10 साल बाद भी कहे कि ये 100 रुपये का ही नोट बस मेरा कैपिटल ये पड़ा है, बाकी जो आएगा मैं वो खा जाऊंगा, तो फिर उसके पल्ले क्या बचना है 10 साल बाद जाके। बात समझे हो, पॉइंट को समझा है। तो कैपिटल मेंटेन करना है हमने, हमने अपने आप को इस काबिल रखना है कि हमारी इक्विटी जितनी थी वो असल में मेंटेन्ड ही रहे उतनी, हम सिर्फ प्रॉफिट्स निकाल के ले जाएं। तो कोई नहीं, उन्होंने कहा, अकाउंटेंट ने कहा मसला ही कोई नहीं, आप कैपिटल मेंटेन करना चाहते हैं, आप बस ये करें मार्कर का कलर ग्रीन कर लें पहले तो, ठीक है। उसके बाद आप, बल्कि आप एक और काम करें, आप इसको करें कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये अकाउंटेंट्स ने कहा। आपने कहा ठीक है जी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, अकाउंटेंट्स आपकी बात तो माननी है ना, ठीक है। गंदे बच्चे चले गए ना, अच्छा तो सुकून से पढ़ रहे हैं ना हम जी। ओके लें भाई, चीज़ें मिटा लें सारी एक बार फिर से लेके। लो भाई, अकाउंटेंट्स आए, उन्होंने कहा हाँ भाई क्या ख्याल है, कितने की सेल की इस दफ़ा। हमने कहा यार 1400 की। हमने कहा और कॉस्ट ऑफ सेल, हमने कहा 1000। उन्होंने कहा अच्छा अब 400 रुपया तुम ले जाओ प्रॉफिट से होता हुआ रिटेन अर्निंग्स में। तो किसी ने आके कहा हो नहीं यार ऐसे ना करो, एक रिजर्व क्रिएट करो जिसका नाम रखो इन्फ्लेशन रिजर्व। क्या नाम रखो? इन्फ्लेशन रिजर्व, ठीक है। और इन्फ्लेशन रिजर्व, ये थोड़ा ऊपर से स्मार्ट स्मार्ट करके लिखें यार ताकि इसकी नीचे वर्किंग में कर लूँ। कॉस्ट ऑफ सेल 1000 और एक रिजर्व में कुछ पैसे फेंक दो, ये ना हो कल कला को आप इस काबिल ही ना रहो कि ये 1 यूनिट दोबारा खरीद सको। कम से कम इतना बिजनेस तो रहे कि 1 यूनिट जितना खरीद के तुमने बेच के 400 कमाया था, अगले साल भी ये 1 यूनिट खरीद के तो बेच लो। 2 यूनिट के काबिल ना बनो, 1 यूनिट खरीदने के काबिल भी नहीं रहोगे अगर तुमने ये एडजस्टमेंट ना की। वैसे अकाउंटिंग दुनिया के अंदर ये यूज़ नहीं करते, हम करते वही हिस्टोरिकल मेथड ही यूज़ है, ठीक है ना। लेकिन खैर एक मेथड है। तो इन्फ्लेशन रिजर्व में फेंक दो कितना, जो 400 कमाया है उसका 10%। 1000 रुपये का एक आइटम आया था, अगले साल वो 7% महंगा हो जाएगा। तो 1000 रुपया तो मैंने पहले भी कैपिटल में रखा हुआ था, मैं कह रहा हूं इसके अंदर ही बस थोड़ा सा और ऐड करके अलग करके रख लो, जैसे कोई रिजर्व बनाते हैं यार, ठीक है। तो 1000 इंटू 7%, 70 रुपये भी यहां से निकालो, बाकी कितने बचे? 330। हाँ ये खा जाओ, अब बेशक ये खा जाओ। 400 खाते तो खतरा था कि जितने पर हो उस पर भी ना रहते, ये खा जाओ। तो ये खा के इधर आओ इधर आओ इधर आओ। यहाँ पे क्या लिखोगे? इक्विटी के अंदर एक नई चीज़ क्रिएट हुई, फेयर वैल्यू रिजर्व। कितना जी? 70 का। बाकी कैपिटल कितना पड़ा था आपके पास? 1000। अब ये एक नया काम नज़र आया आपको कि आपका कैपिटल अब 1000 की बजाय सिक्योर होकर, आपने सिक्योर करके कितना कर लिया, अब महंगाई भी हो जाए तो आप इस काबिल ज़रूर हैं कि आप अगली बार भी 1 यूनिट खरीद के उसको बेच सकें, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स में 330 पड़ा है, ये आप खा सकते हो। जी बोलो। हाँ इन्फ्लेशन रिजर्व इसका नाम, ये फेयर वैल्यू रिजर्व लिख दिया मैंने, सॉरी। ये ना असल में वो FAR 2 वाला फेयर वैल्यू रिजर्व चल पड़ा ध्यान में, इन्फ्लेशन रिजर्व। ओके जी, टोटल कितना हो गया? 1400 ही रहना है, बाकी सवाल तो सेम ही था, सिर्फ हमने थोड़ा सा एडजस्टमेंट ही की।
ये शेयर कैपिटल की तरह बिल्कुल भी नहीं है इन्फ्लेशन रिजर्व, लेकिन हमने इसको कैपिटल के अंदर ऐड करके, यानी ये जनरल रिजर्व है, यूं कह लो, जैसे हम अलग से करके रख लेते थे रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाल के, ये वैसा ही है। नहीं, मैंने कभी सुना नहीं है असल में ना, ये कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट ही हम कहीं पे अप्लाई नहीं करते नॉर्मली, हम अकाउंटेंट्स इसी पे ही चलते हैं, ठीक है ना, इस मुसीबत में नहीं पड़ते। बहरहाल ये फ्रेमवर्क के अंदर एक कॉन्सेप्ट है और इससे एमसीक्यूज बनते हैं, लाजमी बनते हैं, मुझे तो नज़र आ रहे हैं तकरीबन हर अटैम्प्ट के अंदर। तो ये नहीं, ईजी नहीं लेना, ना उन्होंने नहीं होते, करते नहीं, ये करते हैं एमसीक्यूज में करते हैं ये, ठीक है, 2-4 नंबर आते हैं जी। बेटा जाहिर सी बात है, ओनर घर से लाए तो 1000 ही है ना, बाकी तो बिजनेस ने कमाया है, ठीक है। बेटा हमने परसेंटेज लगानी कैपिटल के ऊपर ही है, क्योंकि हमारा वो कैपिटल ही है जिसको हमने मेंटेन करना है, और हमारा ये वो कैपिटल ही है जिसने अगली बार इस्तेमाल होकर दोबारा हमारे बिजनेस को जला बख्शनी है। तो कैपिटल पे हमेशा परसेंटेज लगाएंगे। तो जी आपका फेवरेट हो नहीं रहा, आपका फेवरेट हो नहीं रहा। कितना को अभी कोई और भी बात रहती थी, हमें पता चला जी और भी कोई बात रहती है। मामला असल में ये है कि बात सुनो प्लीज़। मामला असल में ये है कि ठीक है इकॉनमी के अंदर जनरल इन्फ्लेशन रेट तो 7% है, लेकिन ये जो पेन का बिजनेस मैं करता हूँ, ये पेन स्पेसिफिकली कोई 10% महंगा हो रहा है। अब अगर मैंने फिजिकली अपने बिजनेस को मेंटेन रखना है, कैपिटल मेरा मेरे करंट बिजनेस को ही कर सके अगले पीरियड में, तो मुझे क्या 70 रुपये अलग करके रखने चाहिए या 100 रुपये मजीद अलग करके रखने चाहिए? तो ये बात भी सवाल ने छुपाई हुई थी, मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। सवाल कहता है, एज एट द एंड ऑफ ईयर 1 रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द सेम आइटम ऑफ इन्वेंट्री इज 1100, यानी कि जो हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो इन्वेंट्री आइटम हम रिप्लेस करें तो वो कितने में मिलेगा? 1100 में, ठीक है। तो इसका मतलब मैं सिर्फ 1000 से तो काम नहीं चला सकता, मुझे वो कह रहा है जी 1100 रुपये का मिलेगा, मेरे पास अभी तक सिर्फ 1000 रुपया पड़ा है, तो कितने रुपए और चाहिए मुझे? 100 रुपये और यहाँ से निकाल दो, प्रॉफिट 300 तुम खा जाओ, अंडे शामी की बजाय सिर्फ शामी डाल लेना बर्गर में। इन्फ्लेशन रिजर्व में 100 रुपया रखो, 1100 मेंटेन कर लो कैपिटल में, फिजिकल मेंटेनेंस कहते हैं इसको, ठीक है। और रिटेन्ड अर्निंग्स में 300 जाएगा और बाकी सब तो सेम, ठीक है। अब ये पहला मेथड जो है इसको कहते हैं मनी टर्म्स। क्या कहते हैं जी? मनी टर्म्स का क्या मतलब? 100 रुपये, 100 ठीपे तुम्हारे पास आज पड़े हैं, ठीक है, और तुम 10 साल बाद भी वही 100 ठीपे लेके बैठे हो, तो तुमने 100 रुपये को मेंटेन किया मनी टर्म्स में, समझो, ठीक है। और इसके पास 100 ठीपे पड़े थे, इसने 107 ठीपे इकट्ठे करके रख लिए, तो इसने अपने नहीं इकट्ठे किए, ठीक है, तो इसने अपने पास 107 ठीपे, क्या वो 10 साल पहले वाले 100 ठीपे ही हैं, इसने रियल टर्म्स के अंदर इसको मेंटेन कर लिया अपने कैपिटल को, ठीक है। जबकि ये मेरा दोस्त जो था, इसने कहा ना मनी टर्म्स के 100 के 100 ही पड़े हों, ना जनरल रेट लगा के रियल टर्म्स, बल्कि मैं तो फिजिकल में कैपिटल मेंटेनेंस चाहता हूँ। नाम रखे मैंने, ठीक है, मैं तो इसको फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस करना चाहता हूँ। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो मतलब बिजनेस कर रहा हूँ, स्पेसिफिक मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो इन्फ्लेशन रेट है, मैं उस हिसाब से खुद को मेंटेन करना चाहता हूँ, तो वो कहलाता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। तो ये जो
ये क्या है जी? फिजिकल, नाम तो याद ही करने, असल में तो नाम ही याद करने। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस ये कहलाता है तो ये, चलो 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 लिखने, वही लिखने दो। क्या है जी? रियल टर्म्स में, और ये मनी टर्म्स में। अब मनी टर्म्स में या रियल टर्म्स में हो, इन दोनों को फाइनेंशियल कहा जाता है। ये कहते हैं जी, इसको क्या कहते हैं जी? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। एक मिनट, इतनी तो जगह ही नहीं, यहां से लिखते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। और ये क्या है जी? फिजिकल कैपिटल। इसको भी ऊपर लिख देते हैं ताकि आमने सामने होता रहे ऐसे, ताकि आपको पता हो कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में एक ही है, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल के अंदर दो तरह के, एक तो मनी विद मनी जैसे है, ठीक है, मनी वही पैसे पड़े, और एक रियल जनरल इन्फ्लेशन को हमने टेकअप कर लिया। लेकिन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस क्या है? जिस काम को हम कर रहे हैं, हम उस बिजनेस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन को भी कैटर करके अपने आप को सिक्योर कर चुके हुए हैं। ठीक है जी। तो ये कहलाते हैं जी कैपिटल मेंटेनेंस के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है जी। बस मेन काम हो गया, अब 10-15 मिनट मुझे चाहिए छोटी मोटी चीज़ों के लिए। बदलते क्या? जनरल रेट मार्केट का है और स्पेसिफिक रेट उस बिजनेस का अपना है। ठीक है, उस बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे लोग कहते हैं कि जी ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, इसको इतना टैक्स लग गया तो लो जी इसमें चीज़ें अब इतनी महंगी हो जानी है। टेक्सटाइल में 10% महंगाई होनी है जी, और बाकी चीज़ों में 7% होनी है। फर्क हो सकता है ना? हाँ, क्या? उसने जो पूछा मैंने उसको जवाब दे लिया है। हाँ बताओ। तो वो जनरल रेट है जो सब पे लगता है, सब पे जो लगता है वो जनरल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हर कोई इम्पैक्ट लेगा उससे, वो किसी बिजनेस का स्पेसिफिक रेट नहीं होता। कौन चाती मार रहा है भाई? भाग गया। अच्छा जी, चलें जी। अब बस अभी ब्रेक करते हैं, नमाज यहीं पढ़ते हैं 7:30। एक ही बार छुट्टी करते हैं। नहीं, छुट्टी करते हैं भाई। आप आ जाना भाई, मैंने आपको कहा है, मैंने बस कर दिया। बस कर दें यार, फजूल बात। कोई बात नहीं, तलहा को पानी पीने दो, खैर है, थक भी तो गया ऐसे ही बस। अच्छा जी, जी हिस्टोरिकल कॉस्ट ये होती है कि आपने आज से 10 साल 50 साल 20 साल पहले कोई एसेट खरीदा था, उस वक्त जो कॉस्ट आई थी, आपने 20 साल पहले एक एसेट खरीदा, आपने कहा इसकी 50 साल यूजफुल लाइफ है, और आपने उसको स्ट्रेट लाइन डेप्सिट करना शुरू कर दिया। आपकी बैलेंस शीट के अंदर वो किस पे नजर आ रहा होगा? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्शन पे। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट है। ओके, जी 20 साल पहले एसेट खरीदा था हमने, एक बार सुन लिया करें बेटा प्लीज़, और उसको हमने अपनी किताबों में कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया। अब हम फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लगा रहे। वैसे तो वहाँ पे भी एक देखा जाए तो रीवैल्यूएशन मॉडल लगने के बाद भी जब तक दूसरी रीवैल्यूएशन ना हो तो वो डेप्सिट हो रहा होता है। बहरहाल हमने 20 साल पहले एक एसेट खरीदा, हमने उस दिन अज्यूम किया 50 साल इसकी यूजफुल लाइफ है, तो हमने उसको स्ट्रेट लाइन 50 साल के ऊपर डेप्सिट करना शुरू कर दिया।
अब वो हमारी किताबों में कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन में नज़र आ रहा है, तो इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट ही कहते हैं कि हमारी किताबों में ये पुरानी जब खरीदा था, जिस कॉस्ट पे खरीदा था उसी पे ही नज़र आ रहा है, लेस डेप्रिसिएशन। क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हैं जी पेज 683 के ऊपर। इनको आपने कम से कम 2 बार रीड ऑनली करना है, यानी एक बार एक रिवीजन करते हुए दूसरे बार दूसरी, लेकिन जस्ट रीड ऑनली। इसमें जिस चीज़ पे मैं डिस्कशन करने का समझूंगा कि ज़रूरी है वो मैं आपको एज वीडियो अवेलेबल करूंगा, क्योंकि मैंने बाकी सारे टॉपिक्स के सारे चैप्टर्स को पूरे को गो थ्रू कराया हुआ है आपको। जिसमें ज़रूरत नहीं है प्लीज़ बेटा सुनते रहें, जिसमें ज़रूरत नहीं होगी उसको करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़रूरत होगी मैं खुद बता दूंगा, ठीक है। पेज 683 पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजफुल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसको रीड ऑनली करना है आपने, जितनी बार रिवीजन करेंगे अपने सिलेबस की उतनी बार। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी तैयारी कर रहे हैं कि एक ही बार रिवीजन करनी है तो इसकी 2 से 3 बार कर लेना, मेन मकसद क्या कहना है। अच्छा, जस्ट इनको रीड करना है, सिंपल सी बातें हैं। रिकग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप ज़रूरत नहीं है रिकॉर्ड इसको पढ़ने के लिए, ये बताया हुआ है कि एसेट कब रिकॉर्ड करना है, इनकम कब, इसको फिलहाल रीड भी ना कीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 1-2 MCQs में भी आ जाएं, 1 या 2 नंबर के MCQs। वैसे इस चैप्टर के अंदर से जो पसंदीदा MCQs हैं आईकेप के वो कैपिटल मेंटेनेंस के ही हैं। वो आपको डाटा देगा इसी तरह से जैसे सवाल था, और उसमें से कोई एक मेथड कह देगा कि ये फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस यूज़ कर रहे हैं, या ये फाइनेंशियल मनी टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, या फाइनेंशियल रियल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो फलां चीज़ का आंसर बता दो। नॉर्मली ये 1 से 2 नंबर का MCQ इस टॉपिक में से देता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है जी। इसमें से और कुछ नहीं हो सकता MCQ जी। बेटा ज़रूरी नहीं है, वो कुछ भी निकलवा सकता है, ठीक है। कोई एक चीज़ मिसिंग कर दे बाकी चीज़ें रख दे, आपको कॉन्सेप्ट है, आपको मसला नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, कंसिस्टेंसी आपने पढ़ा था IS 8 के अंदर कि आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अप्लाई करो तो कंसिस्टेंटली अप्लाई करो। ये वही चीज़ें हैं बेटा, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। इनको भी आपने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रीड ऑनली करना है। मैं इनको देख लूँगा अगर नेक्स्ट जूम सेशन के अंदर मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे जो इसको पढ़ लेंगे, वो पढ़ के क्वेश्चंस करते हैं, इनमें ज़्यादा मसले मसाइल आते हैं, तो मैं फिर सिर्फ उनको आंसर नहीं करूँगा बल्कि उन चीज़ों को डिस्कस करके आपके साथ भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। ओके, नहीं, नेक्स्ट मटीरियलिटी है, प्रूडेंस है, मैचिंग कॉन्सेप्ट है, सेपरेट एंटिटी पहले दिन बताया था, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है जी। फिर मेजरमेंट, ये भी रीड ऑनली है। इसमें से ना 2-3 बार पुराने पास पेपर्स के अंदर, पुराने पास पेपर्स में काफ़ी अरसा पहले उसने थ्योरेटिकली भी इनको 1 से 2 बार पूछा हुआ है, 2-2, 4-4 नंबर के लिए, तो इनको रीड ऑनली कर लीजिएगा। ये बड़े मिलते जुलते कन्फ्यूजिंग से हैं, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, लेकिन जस्ट रीड ऑनली कीजिएगा, 1-आध MCQ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें से आप। ये कैपिटल मेंटेनेंस को रीड कर लीजिएगा सिर्फ इसलिए कि आपको ये पता लग जाए कि जो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की थी उसमें ये सारी बातें कवर हो चुकी हैं। कन्फ्यूजिंग सी अंग्रेजियाँ लिखी हुई होंगी, लेकिन बात वही होगी, आप तसल्ली से एक बार पढ़ लेना अपनी तसल्ली के लिए। वैसे इसको दोबारा पढ़ने की फिर ज़रूरत नहीं है, जो हमने एग्जाम्पल की है वो मोर देन इनफ है। जो एग्जाम्पल हमने की है उसके अंदर यही गालिबन 1400 लिखा हुआ था, ये 140,000 आ गया इस एग्जाम्पल के अंदर, और कुछ नहीं है, तो चलें अच्छा है, इससे वही फिगर्स थोड़ी सी मिलती जुलती एक और एग्जाम्पल बन गई आपकी। कमेंट्री को पढ़ लें बेशक, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है इस कैपिटल मेंटेनेंस को पढ़ने की, तसल्ली के लिए एक बार बेशक पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर से आपने जौन से पास पेपर्स करने होंगे, सिंपल हैं, वो मैं रिवीजन प्लान के अंदर लिख के दूंगा, उसके अलावा कोई और करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जी बेटा, वो नान साहब की वेबसाइट का ID पासवर्ड मैं ले लूँगा आप लोगों के लिए भी, उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा,
PDF, और आप लोगों को मैसेज जिस नंबर पे आता होता है वो नंबर तो ऑन रखेंगे ना, वो बटनों वाले मोबाइल में डाल लेना, खुदारा इन मोबाइलों से जान छुड़ा लेना कुछ दिन, ठीक है। अच्छा, तो उसके ऊपर मैसेज आएगा आपको कि जी फ़लाँ चीज़ अपलोड कर दी है, उसका लिंक ये है, ऐसे जाके ओपन करें और वहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक है। और जो यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चे लाइब्रेरी में, कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? तकरीबन ये वही बच्चे हैं, ये बच्चे वही बच्चे हैं तकरीबन जो बच्चे यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, पास तो इंशाल्लाह सारे ही होंगे, अब बस वो दिन गुजर गए। अब दुआएं इस वक्त में ना उस्ताद की दुआएं बदल जाती हैं, ठीक है ना। इस वक्त दुआएं ये होती हैं, या अल्लाह एनू भी पास कर, ओनू भी पास कर, या अल्लाह वो फलाना तो पढ़ता ही नहीं, सी हिदायत दे दे उन। तो वो टाइम अब गुजर गया, मैंने बताया वो नसीहत का वक्त था, वसीयत का वक्त है। तो खैर सुन लो, क्या कह रहा था मैं? हाँ, वो मैं फोटो कॉपियर के पास भी एक कॉपी रखवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगली बात, ये बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड से देखने की जरूरत नहीं है। आप स्टैंडर्ड से क्यों देखेंगे? आप और मैं खुद डिस्कस करते हैं। भाई साहब ने कहा 2 सवाल रह गए, अभी थोड़ी देर बाद में इसने करेक्शन ऑफ एरर वाला भी पूछ लेना, ताकि रीसेंट टाइम तो पूरी हो जाए। भाई जो जरूरत नहीं पड़ी, मैं नहीं महसूस की, मैंने नहीं डिस्कस किया। सुनो, भाई साहब कह रहे हैं IS 16 और IS 40 में फ़र्क बताओ। भाई IS 16 के अंदर कॉस्ट मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल है, IS 40 के अंदर कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल है। IS 16 के अंदर आपका एसेट जब फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो डेप्रीशिएट नहीं होता, लेकिन उलट बोल रहा हूँ, IS 40 के अंदर अगर आपका एसेट फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो डेप्रीशिएट नहीं होता, लेकिन रीवैल्यूड एसेट का आपको पता है वो डेप्रीशिएट होता है। और को फर्क बताओ, रीवैल्यूएशन गेन या लॉस अरोज हो तो OCI से रूट होता है, किसमें? IS 16 में। और जो आपका फेयर वैल्यू मॉडल है उसका गेन लॉस सीधा जाता है टापो टाप प्रॉफिट एंड लॉस, टापो टाप प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस नहीं लॉस, शेयर तब बनेगा ना, टापो टाप प्रॉफिट एंड लॉस। और जी और कोई? जी आप कह सकते हैं बिल्कुल, हम इन्वेस्ट प्रॉपर्टी को फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फॉर रेंटल रखते हैं, जबकि IS 16 में क्लासिफाई करते हैं उन एसेट्स को जिन्हें हमने बिजनेस यूज़ में रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ में रखना है। तो 4 ही फ़र्क बताए हैं आपने, बोले हैं 4 तो निकल आए हैं, और क्या। तो स्टैंडर्ड क्यों खोलें हम ऐसी बातों के लिए? अच्छा जी, और सैर जो यार, ये ज़रूरी टाइम है, ये बड़ा अहम टाइम है, प्लीज़। और ठहर जा, हैप्पी बर्थडे। और किस दी हैप्पी बर्थडे? और भाई साहब मेरी बर्थडे शर्डे कोई नहीं है, मुझे पढ़ा लेने दो, तुम्हारी मेहरबानी, ये बाद में कर लेना प्लीज प्लीज। भाई 1 मिनट जरा पॉज करो। अच्छा जी, ये एनपीओ की जो डिस्कशन थी, इसमें मैंने आपके साथ ये जो बातें की थी ना, वो इस तरह से थी। देखो, जैसे इसने कहा डेफरल मेथड के साथ करो रिस्ट्रिक्टेड फंड, तो उसने एक फॉर्मेट दे दिया, ये डेफरल मेथड है, देखो एक कॉलम है। ऐसे ही जो रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है, ये देखो, नहीं ये नहीं, अभी ढूंढना पड़ेगा। ये रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड में वो 3 कॉलम बन गए, टोटल भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने कोशिश की थी कि देखकर जितना शॉर्टकट करके आपके लिए आसान करके सवाल में बता दूं, फिर भी इसमें से कुछ मैं इंपॉर्टेंट समझूंगा, 2-4 MCQs की हद तक, तो वो डिस्कशन मैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। उसके लिए मुझे यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सही हो गया। उसके अलावा कुछ चीज़ तो नहीं रहती। नहीं, एक मिनट, और शहर का बच्चे चुप कर जाओ, 1 मिनट यार। ओ कुछ नहीं होता, अब जो भी फ्लो हो गया, अभी तो वसीयत भी करनी है, रुक जाओ। यार अब 2 मिनट दे दो यार, ऐसे करोगे तुम जाते हुए यार, ऐसे करोगे यार। और लियाकत चुप कर जा, तू अलहदा मेरे नाल गल कर ली।
पता है क्यों? क्योंकि अगर तुमने दोबारा बोला ना तो इन्होंने सब ने ना तुम्हें पकड़ के निक्का कर देना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन, बात सुने, ये क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन की डिस्कशन मोस्ट अवेटेड थी इस क्लास के अंदर। सवेर दे लगे हैं मुक्की कोई नहीं क्लास, इसलिए इसकी डिस्कशन भी मैं आपके लिए अवेलेबल करूंगा। पहले तो मैं देख लूंगा कि अगर कैमरा इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ऊपर काम चल रहा है, मुझे खुद महसूस हुआ तो फिर मैं कर दूंगा, वरना इसके लिए मैं यहाँ पे आके मैं TCTA को या किसी बच्चे को लाइब्रेरी से बुला के बिठा के डिस्कस कर दूंगा, आपको अवेलेबल कर दूंगा। ये मेरे एंड पे पेंडिंग है। कितने गया मेरा TA फिर? भाई ये लिख लिए तुमने, ये मैंने डिस्कशन अपलोड करनी है, ठीक है, एक लिस्ट बना लेनी है। दूसरा इसी के अंदर गैलेक्सी पे आओ। इस पूरे क्वेश्चन को कितने बच्चों ने सही बताओ, सही से बताओ, किस किसने अटेम्प्ट किया था गैलेक्सी वाला? इसमें कैपिटल वाली एडजस्टमेंट के अलावा किसी चीज़ में मसला तो नहीं आया था? आ जाओ, मैं ज़रा वो बता दूंगा। पहली बात, इसकी आसानी क्या थी? गैलेक्सी कमेंस्ड देयर बिजनेस ऑन 1 जनवरी 13, ठीक है। बस 2-4 मिनट हैं, प्लीज़ इंसान बन के बैठो, मत करो ऐसे, जान लगे। हाँ, 1 जनवरी तरले करके पढ़ा रहा है उस्ताद, कैसा दिन आ गए, कसम से कौन सा ज़माना आ गया। एक साडा ज़माना सी ऐप, असी भी एनजी करते सी। अच्छा जी, 1 जनवरी 13 पर बिजनेस स्टार्ट हो गया है और 31/13 पे कैश फ्लो बनानी है। तो इसका मतलब सारे के सारे बैलेंसेस ओपनिंग जो है वो नील है, सबके सब ओपनिंग नील होंगे, जीरो होंगे, ठीक है ना। बिजनेस साल शुरू हो रहा है। अब इस सवाल के अंदर ना इस एडजस्टमेंट में बड़ी गड़बड़ थी, ठीक है। असल में आपको मैंने वो चौंकतार इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाला सवाल करते हुए ट्रायल के बहुत सारे रूल्स बताए थे, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिस ट्रायल के अंदर इनकम्स और एक्सपेंसेस नज़र आ रहे होते हैं, उस ट्रायल में नज़र आने वाला कैपिटल हमेशा ओपनिंग होगा। वजह क्या है? क्योंकि कैपिटल क्लोजिंग में कन्वर्ट तब होता है जब फॉर द ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट होकर उसमें ऐड हो जाता है या लॉस होकर माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इस ट्रायल के अंदर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह सब एक्सपेंसेस इनकम नज़र आ रहे थे। इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट अभी कैलकुलेट होना बाकी, कैलकुलेट नहीं हुआ तो इस कैपिटल में ऐड भी नहीं हुआ, तो फिर ये कैपिटल ओपनिंग है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, ये कह रहा है सवाल वाला कि ये कैपिटल है लेकिन नेट ऑफ ड्राइंग्स है। अब दो राहे पे खड़े हैं हम, ना तो ये कैपिटल का बैलेंस क्लोजिंग रहा, क्लोजिंग बना क्योंकि कैपिटल नहीं ऐड हुआ, इसमें प्रॉफिट नहीं ऐड हुआ था, ना ही ये ओपनिंग रहा क्योंकि इसमें से डिविडेंड, ये ड्राइंग्स लेस हो गई थी। यानी कि ना तो ये ओपनिंग है, ना ये तितर है, ना बटेर, ना ये तितर है, ना ही बटेर, ठीक है। क्यों? अरे देखो 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 बेटा प्लीज, ये मैं आपके लिए सही वाला कैपिटल अकाउंट बना देता हूं, लेकिन उसमें एक चीज मिसिंग होगी और वो होगा प्रॉफिट। ब्रॉड डाउन पता नहीं क्या था, ठीक है ना। कैरी डाउन, ब्रॉड डाउन तो जीरो था सर, आप बता दें, हम बता देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको खुदारा कैरी डाउन लिखने वालों बड़ी गलती कर दोगे। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ नहीं, इसमें ऐड हुआ नहीं। लेकिन अगली बात, इसमें से ड्राइंग्स माइनस हो चुकी हैं, तो ये अगली मुसीबत है। ड्राइंग्स कितनी हैं ये पता नहीं, ठीक है ना। अब आपने क्या करना था, आपने एक चीज जो उसने बताई नहीं है वो कैलकुलेट करनी थी। आपने इनकम्स एक्सपेंसेस को नेट करके प्रॉफिट तो निकाल ही लेना था ना इस साल का, वो तो कैलकुलेटर पे भी निकल आना था, ठीक है। बोलो, अब कैलकुलेटर वाले प्रॉफिट को यहां पे लिखना था आपने, ओके। लेकिन इस 73 को आप क्लोजिंग नहीं लिख सकते, फिर इसको क्या लिखें? बोलो, ये अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह लिया, ठीक है। ना ये ओपनिंग है, ना ही ये क्लोजिंग है।
ओपनिंग तो वैसे ज़ीरो था, ये क्लोजिंग इसलिए नहीं है क्योंकि, अच्छा ओपनिंग इसलिए नहीं है, चलो ज़ीरो को छोड़ दो, छोड़ो समझो, क्योंकि सवालों में ज़ीरो नहीं भी हो सकता, ठीक है। ओपनिंग इसलिए नहीं है क्योंकि ड्राइंग्स माइनस हो गई हैं, और क्लोजिंग इसलिए है क्योंकि प्रॉफिट अभी ऐड नहीं हुआ, तो इनको अनएडजस्टेड क्लोजिंग कह दिया आपने, ठीक है। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, यहाँ से ड्राइंग्स की फिगर कहीं गिवन है, ड्राइंग्स की फिगर सवाल में तो गिवन थी ही नहीं, आपको यहाँ से इसको माइनस करने की ज़रूरत भी कोई नहीं थी। क्यों? क्योंकि इसमें से ड्राइंग्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं। असल में मामला इस तरह का है कि आप कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, आप उसमें ब्रॉड डाउन लिखते हैं, ड्राइंग्स डिविडेंड वगैरह माइनस करते हैं, प्रॉफिट ऐड करते हैं और क्लोजिंग निकल आता है। अब सिचुएशन ये है कि प्रॉफिट ड्राइंग्स को वो माइनस कर चुका है, इसलिए आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो काम उसने कर लिया है ऑलरेडी वो आप नहीं करेंगे, सही है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, जब आप लेजर बनाएंगे, बड़ा अजीब सा लेजर है ना, बाकी सब सिंपल था, ठीक है ना, तो ट्रायल से आपने सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर कैलकुलेटर में भी निकाल सकते थे, ठीक है ना। गेन लॉस गिवन है, उससे लेजर बनेगा, वही कैश निकल रहा है, वही गेन लॉस रिवर्स हो रहा है, बाकी सब ओके है। इस एडजस्टमेंट का मसला था थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आपने जो कैपिटल का अकाउंट बनाना है उसमें ड्राइंग्स नहीं लिखनी, और लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप क्या करोगे, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे उससे आपका प्रॉफिट निकल आएगा, ठीक है। और आप इसको ओपनिंग लिखने की बजाय बेशक सुकून से आकर क्लोजिंग लिखोगे, कितना जी, और जो प्रॉफिट यहाँ पे आएगा वो लिखोगे, आपका इंशाल्लाह कैश निकल आएगा बैलेंसिंग। वैसे कैश भी नहीं निकलेगा, इसने ना कुछ मेरे ख्याल में कोई और चीज़ें भी इसने फेंकी थी हैं, ये देखो, कमेंस विद कैश ऑफ 50, बिल्डिंग ऑफ 25, मोटर व्हीकल ऑफ 14। और भाई ये तो बचपन वाली एंट्री है, कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट कैपिटल क्रेडिट, व्हीकल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, ठीक है, उनकी फेयर वैल्यूज के ऊपर ले लोगे। तो ये एंट्रीज करना, बस जो भी करना, ड्राइंग्स को इसमें ढूंढने की कोशिश मत करना, ड्राइंग्स वो ऑलरेडी नेट कर चुका है, ठीक है। और एक मिनट यार, मुझे तो लग रहा है कुछ चीज़ रह गई है। नहीं, इसकी तस्वीर नहीं खींचनी है आपने, मैं आपको ना, मैं आपको वो पीडीएफ के अंदर लिख दूंगा जो जो काम हुए हैं, वो मुसीबत पर। सुनो सुनो सुनो, अहम बात तो करना भूल गया, सबर कर जाओ यार, खलो जाओ, ताड़ी मेहरबानी है। ओ भाई खलो जाओ यार, ताड़ी मेहरबानी, सुन लो यार, सुन लो भाई, सुन लो। आप लोगों ने अभी जो भी छोटा मोटा लेक्चर आएगा, वीडियो अगर आएगी भी सही, उसको लेक्चर नहीं समझना, सुकून से, यानी समझो आपके काम खत्म हो गया आज मेरी तरफ से, आज रात को जाके प्लानर बना लेना है। अब सुन लो, सुन लो, प्लानर बना के सोना ना। प्लानर जिस दिन भी बनाओ, उस प्लानर को कम से कम एक दिन के डिले से बनाना। यानी आज क्या तारीख है, आज आपने बनाना है प्लानर, तो 8 की बजाय 9 से शुरू करना है उसको। और जो प्लानर बनाओ आज रात को, फिर नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ करके सोना, या अल्लाह ये पूरा हो जाए, क्योंकि वो टिक होने का मतलब होता है पासिंग, और अगर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो मतलब फेलियर है। अच्छा, तो आपने सुबह उठना है, कैमरा बंद कर दे भाई, की करना है। अच्छा जी, सुने 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 सुने, वो कैमरा बंद करो, मैंने कहा था इधर स्टूडेंट को, और भाई ने बंद कर दिया। सुने जी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अहम बात है, प्लानर एक दिन के डिले से इसलिए बनवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि 2 से 3 दिन, 2 दिन कम से कम लगते हैं टेम्पो बनते हुए। अब होगा क्या कि आपने दूजे को मोबाइल पकड़ा दिया उसने, ठीक है, आपने कल पढ़ना शुरू कर दिया, और परसों वाला कुछ काम आपने ठीक कर लिया, परसों पे गए तो परसों वाला काम हो गया। पहले 1-2 दिन आपका प्लानर अगर मीट कर जाए तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और चल पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन 1-2 दिन लगते हैं टेम्पो बनने में, ठीक है, एक बात तो ये। दूसरा, जहाँ पे पढ़ना है उसका डिसीजन आज अभी इसी वक्त ले लो। घर जाके पढ़ना है तो घर जाने की तैयारी पकड़ लो, टिकट तो हुआ होगा, निकल जाओ रात को, सुबह किसी भी वक्त भी, फिर मुड़ के सिर्फ पर्चा देने आना है।
इसलिए कह रहा हूँ कि 2 से 3 दिन लगते हैं सेट होते हुए, वहाँ जाके कहते हैं यार यहाँ तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, चलो 3-4 दिन वहाँ रुकते हैं, फिर वहाँ से वापस वहीं जाके लाहौर जाके ही पढ़ते हैं। ये आउट स्टेशन वालों की बात कर रहा हूँ, बाकी लाहौर वाले तो फिर यहाँ पे ही हैं, ठीक है। अब घर चले गए थे, 3-4 दिन वहाँ देखा नहीं पढ़ा गया, मज़ा नहीं आ रहा, चलो वापस, फिर बोरिया बिस्तरा चुका, फिर वापस यहाँ पे आए। अब 2 दिन फिर जगह पे सेट होते हुए लगते हैं, फिर 2 से 3 दिन गुजरे, फिर नहीं यार चस नहीं आई, चलो वापस। रोलिंग स्टोन को कुछ नहीं मिलना, उनको ये बस आना जाना ही बचना है, पेपर उनका रह जाना है। डिसीजन अभी ले लो और जो डिसीजन लो उस पर जम जाना है, वहीं पे रुकना है, ठीक है। अगली बात, 13 से 14 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना है। शेर नहीं सुनाऊंगा, मत कहना, ठीक है। बात सुने 13 से 14 घंटे इफेक्टिव पढ़ने का मतलब मैं समझाता हूँ, सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि आपने अगर किताब खोली हुई थी और आंखें उसके ऊपर मौजूद थीं और 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद भी उसी सफ़े के ऊपर ही मौजूद थी आंखें और दिमाग पता नहीं कहाँ से घूम के आ गया, तो ये वाला टाइम आपने उस 13 से 14 घंटे में से माइनस कर देना है। अब आप खुद सोचो कि आपका दिमाग कितना को वंडर कर रहा है और आपको कितना बैठना पड़ेगा 13 से 14 घंटे इफेक्टिव निकालने के। मुझे लगता है 24 घंटे जी पूरे नहीं होने। तो इसलिए अपना नफल पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह से मांगते रहो, नमाज में लगो और पढ़ाई में लगो। दिमाग जाने लगे तो वापस बुलाओ, ठीक है ना। कोशिश करनी है, 1-2 दिन में सही हो जाएगा। अगली बात, मोनोटनी आ जाती है, 5 से 6 दिन लगातार पढ़ा, टिका के पढ़ा, मोनोटोन हो जाता है बंदा, तो कोई नहीं, कोई 2-4 घंटे किताबें रख दोगे तो फिर उसके बाद दोबारा फ्रेश हो जाओगे। बेहतर यह है कि शाम के टाइम रखना ताकि रात को सोने का टाइम भी बीच में आ जाए। 2-4 घंटे कुछ ना पढ़ो, अब दिल में आ रही होगी वहाँ पेपर है, टेंशन हो रही, नहीं कोई बात नहीं, 2-3 घंटे घर वालों को टाइम दो, अम्मा पापा को टाइम दो, सो जाओ, सुबह उठोगे फिर फ्रेश होगे और फिर रूटीन चल पड़ेगी, ठीक है। पेपर्स जैसे मर्जी तैयार करो, 3 रखे हुए हैं, 3 रोज पढ़ने हैं, आपकी मर्जी है, 2 पढ़ने हैं, आप किसी की तरतीब अपने पे अप्लाई नहीं करनी, जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करना। अगली बात, जिस टाइम पे पढ़ने में कंफर्टेबल हो उस वक्त पढ़ना, ठीक है। आप लोगों को ये नहीं कि साथ वाले ने कहा यार रात को पढ़ना बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। आपकी सारी ज़िंदगी की आदत है, सुबह आप नमाज पढ़ के बैठते हो, नाश्ता करके पढ़ने और रात तक पढ़ते हो। आपने कहा नहीं ये क्या है, चलो ट्राई करते हैं। वो ट्राई में 3-4 दिन ज़ाया हो गए। फिर एक दोस्त ने कहा यार तहज्जुद के टाइम बड़ा दिमाग तेज़ हुआ था, उस वक्त पढ़ेंगे। और तहज्जुद के वक्त तो मेरे साथ तो खुद बताते खुद ऐसा हुआ था, ठीक है। मेरे छोटे भाई ने कहा तहज्जुद के टाइम बड़ी बरकत का वक्त होता तो है नो डाउट, लेकिन अब सारी ज़िंदगी रूटीन यही थी कि पढ़ाई जो है वो फजर की नमाज़ पढ़ी, नाश्ता करके बैठ गया। अब उसके कहने पे उसने फ़ोन किया, मैंने अलार्म लगाया, कर करा के मैं कुछ 2:30-3 बजे उठ गया, उठ के नफल शफल पढ़ के किताब पकड़ के बैठ गया। और फिर उसके बाद किसी ने आके हिलाया, चल नमाज़ पढ़ने चलिए, फ्लैटमेट ने आके, फिर नमाज का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा 1-2 दिन ट्राई की, उसके बाद मैंने कहा नहीं रहन दो, बस नफल पढ़ लो, अल्लाह तौफीक देवे, कभी उठ के दे, पढ़ो ना उस टाइम बैठ के, पढ़ाई अपने टाइम पे करो। तो हर बंदे का अपना प्रोडक्टिव टाइम होता है, ठीक है। आखिरी बातों में से बात, पेपर नाइट में नींद पूरी करके जाना। अकाउंटिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ नींद है, सबसे ज़रूरी चीज़ नींद है। जितनी ज़्यादा नींद लेकर जाओगे उतना बेहतर पेपर अटैम्प्ट करोगे। रट्टा तो है नहीं, बातें चुप बेटा। नाश्ता ज़रूर करके जाना, पेपर में पैनिक नहीं होना, जितना मर्जी बुरा सवाल नज़र आए अपनी एफर्ट करनी है। 3 घंटे 15 मिनट को कैसे यूज़ करना है, पहले 15 मिनट को कैसे यूज़ करना है। आपको सारा पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट पढ़ें। रिक्वायरमेंट पढ़ के जो सबसे बेस्ट और सबसे इजी लगने वाला टॉपिक है, छोटा सवाल कोई उठाओ, उसको सारा प्लान कर लो। कोई वर्किंग छोटी मोटी है वहीं कर दो, अंडरलाइन करना है कर लो। और अगर फिर कोई 5-7 मिनट बचे हुए हों 15 में से, जल्दी कर लिया तो एक और छोटा सवाल ही प्लान करो, MCQs कर लो, ताकि जैसे ही पर्चा आए 8-10 नंबर का पर्चा आप लोग 8-10 मिनट में कर लो। जितना जल्दी पर्चा करके आगे बढ़ोगे स्टार्ट में, उतना कॉन्फिडेंस आएगा आपको। 0 से 50 की तरफ सफ़र करना है। किसी भी वक्त आपने पर्चे में होप को लूज़ नहीं करना, मार्क्स इंटू 1.8 करना है, इसको खुदारा अप्लाई कर लेना अब आखिरी महीने में। तो जो सवाल भी करो मार्क्स इंटू 1.8 करो, स्टॉप वॉच अपने पास रखो, उसको ऑन करके शुरू कर दो, ऊपर टाइम लिख लो, इतने मिनट में करना है। ये कोशिश अभी शुरू करो, पर्चे तक जाते जाते इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में जो समझ आए, नेगेटिव मार्किंग के नंबर नहीं कटते हैं, जो समझ में आए करके ज़रूर आना। बाकी अम्मा अब्बा की खिदमत करना, उनसे दुआ लेना, ठीक है।
और मेरी तरफ से दुआएं हैं, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।